मैंने इसके दुगने पैसे दिए, अब मैं मूवी देख कर ही जाऊंगा, आप लोगों ने डरना है तो डरो। अब वैसी मूवीज बनती नहीं, मतलब जो मुझे जहां तक अगर मैं याद करूं कि कोई डरावनी मूवी मैंने देखी हो। तो ये मूवी या सिनेफाइल की ये लत कहाँ से लगी, एंड इसके बारे में थोड़ा सा डबल क्लिक करना। सो मैं ओवर टू यू, अगर आप कुछ ऐसा कहना चाहो कि ये जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई, एज एन ऑफ कोर्स डू शेयर योर इंट्रो फर्स्ट, एज एन आप क्या करते हो एंड व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड। इनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी मूवी रिव्यूज के बारे में चर्चा है, बातें होती रहती हैं। Thank you, Rahul. Thank you for this, opportunity for providing me this platform. Actually, I'm a KV pass out, Kendriya Vidyalaya pass out, and after 12th, I do have two options. Either I can go for LLB or I can go for hotel management. So मुझे पढ़ाई से इतना ज्यादा लगाव नहीं था, तो I prefer to choose hotel management. एनीथिंग, जो भी अगर मैं बोलूँ कि आपकी फेवरेट मूवीज क्या आएगी वो लिस्ट? अगर मैं बात करूं कॉमेडी में, अंदाज अपना अपना ऑल टाइम फेवरेट। इफ आई टॉक अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ दीज टू एक्टर्स आल्सो, ये अभी फिर कभी फ्यूचर में आए नहीं ना अभी करेंटली, बट इन दोनों की एक्टिंग काफी अच्छी थी। आज हमारे साथ मयंक जेटली हैं। ही इज an old friend of ours both. We have a common history from a previous company, respectively previous companies. इनसे मेरी मुलाकात एज एन आफ्टर वी लेफ्ट ऑफिस, सो सिनेफाइल के पर्सपेक्टिव से हुई थी। ही इज ऑल्सो अ वेरी बिग टाइम मूवी एंथुसियास्ट, जस्ट लाइक मी एंड राहुल ऑफ कोर्स। इनके इंस्टाग्राम पे बहुत सारी मूवी रिव्यूज के बारे में चर्चा है, बातें होती रहती हैं। मेरी इनसे काफ़ी इंस्टाग्राम पे डीएम पे भी हमारी काफ़ी बातें होती है अबाउट मूवीज, क्या आया क्या नहीं आया, कौन सा अच्छा लगा नहीं लगा टाइप। सो आई जस्ट थॉट कि बिकॉज वी शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑल ऑफ अस एंड मूवी सिनेफाइल ओटीटी, दिस इज अ टॉपिक जो आई गेस हम सबको कनेक्ट करता है, लार्जली ऑडियंस को भी। And I thought that maybe we can have a good conversation, and who knows, maybe we'll get some good ideas about or recommendations about movies and stuffs. So Mayank, over to you, अगर आप कुछ ऐसा कहना चाहो कि ये जर्नी आपकी शुरू कैसे हुई, एज एन ऑफ कोर्स डू शेयर योर इंट्रो फर्स्ट, एज एन आप क्या करते हो एंड व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड, कहाँ रहते हो एक्सेट्रा, मतलब फील फ्री, द बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसा आप कहना चाहो, एंड वहाँ से प्रोबेबली वी कैन टेक इट फॉरवर्ड दैट आपको ये मूवी या सिनेफाइल की ये लत कहाँ से लगी, एंड इसके बारे में थोड़ा सा डबल क्लिक करना। Thank you, Deeptu. Thank you, Rahul. Thank you for this, opportunity for providing me this platform. Actually, I'm a KV pass out, Kendriya Vidyalaya pass out, and after 12th, I do have two options. Either I can go for LLB or I can go for hotel management. So मुझे पढ़ाई से इतना ज़्यादा लगाव नहीं था. I was a decent student. Average I would be the right appropriate word. So I prefer to choose hotel management. After doing hotel management, हमारा एक ट्रेनिंग होती थी जिसमें I got a chance to see human resource department closely. तो at that point of time, I thought like in future अगर मैंने MBA किया तो I will go for a hotel specifically human resource department side में जाऊँगा. And after once I did my hotel management, completed my hotel management, I worked with Max Devki Devi Heart and Vascular Institute as a in the front office department. तब तक मैं नॉर्मली मूवी देखता था, इतना यूजली राइटिंग का इतना शौक नहीं था, जस्ट मूवी देखने का था. आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट मूवी व्हिच आई सॉ वाज अंदाज, स्टारर अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा एंड लारा दत्ता. आई सॉ इन चाणक्य. अब तो चाणक्य, इट्स कॉल्ड एज नाउ पीवीआर चाणक्य, and I was 16 years at that point of time. So as the thing goes, मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला जो लाइक वाज अ टेनेंट एक्चुअली. तो हम बात करते रहते थे मूवीज वगैरह की. तो ही सॉ कि लाइक मैं जो मूवीज का ज्यादा, मुझे भी शौक है, उसे भी है. तो ही ऑलरेडी हैव अ ग्रुप इन फेसबुक. एंड तो मैंने कहते, उसने कहा कि यार तू फिर उसमें रिव्यू लिख दिया अगर तुझे अगर इतना ही लगता है कि मूवी को ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तो स्टार्ट राइटिंग रिव्यूज. So I created a group. Initially started from Facebook. I started a group by the name of Movie Freaks.
वहाँ पे मैंने नॉर्मल जो कोई मूवी देखता उसके रिव्यू लिखता, वो लिखना शुरू कर दिया था। फिर हुआ था कि चलो मूवीज अब देख रहे हैं, इनका एक कलेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। अब तो नॉर्मल सब कुछ लैपटॉप पे अवेलेबल होता है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव डीवीडीज, उसमें 4-5 मूवीज का कलेक्शन ऐसे मेरा होता था। एमबीए, फिर उसके बाद एमबीए का सोचा कि चलो अब एमबीए कर रहे हैं, तो आफ्टर क्लासेस जब घर आते थे या तो बाहर दोस्तों के साथ होते थे, नहीं तो ज्यादातर घर बैठ के मूवीज वगैरह देखते और फिर उसके रिव्यू लिखना शुरू कर दिए थे। तो इट स्टार्टेड धीरे धीरे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हुए वहां पे फेसबुक पे। उसके बाद इंस्टाग्राम तो काफी लेट आया। उसमें खाली मेन इंटेंट वाज टू गेट इनटू राइटिंग मोड स्पेसिफिकली। तो उसमें तब मैंने आई थिंक शायद 2021-22 से स्टार्ट किया था, 23 आई बिलीव, क्योंकि उससे पहले तो कुछ पिक्स ही डालता था। बाद में 23 से एकदम फुल फ्लेज मेरा एंट्री ही फेसबुक या इंस्टाग्राम पे होने तभी लगी कि जब मुझे कुछ मूवी देखी उसका रिव्यू डालना है, वेदर इट्स अ मूवी, वेदर इट्स अ इवन अ शॉर्ट मूवी और इवन एनी काइंड ऑफ अ सीरीज। उसके बाद लाइक नॉर्मल लाइफ भी चलती रही एज अ आफ्टर डूइंग एमबीए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी। आफ्टर 11 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड, एंड आई थिंक राहुल से मेरी मुलाकात एक्चुअली वी एक्सचेंज पाथ्स, बट हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी उस समय। नहीं। बात में शुरू हुई थी। लाइक आई बिलीव राहुल नोज, लाइक आई वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ खुशबू, राहुल वाइफ। तो तब हमारी बात उसके बाद लाइक लाइक आई थिंक हाइपर क्वालिटी में इट्स लाइक अराउंड 3.5 years वी स्पेंड। उसके बाद आई मूव टू सन लाइफ फाइनेंशियल, कनेक्ट में रहे बट ज्यादा बातचीत वगैरह नॉर्मल कभी फेसबुक पे हो गई, वैसी होती थी। उस टाइम के बाद आज मैं राहुल को देख रहा हूँ, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। दीप्तो से भी लाइक जब आपसे भी बात होती थी, जब हायरिंग वाई हुई थी, एंड पीछे फेसबुक पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे हम मिले, और वहां से फिर लाइक बातें फिर से शुरू हुई, एंड थिंग्स आर गोइंग द सेम वे। जब जब टाइम मिल रहा है मूवीज देख रहे हैं, राइट रिव्यूज देख रहे हैं उस पे, और चाहे वो फेसबुक में हो। उसके बाद धीरे धीरे जब फेसबुक में मूवी फ्रीक्स क्लब था, मैंने एक ग्रुप भी बना, एक पेज बना लिया मूवीज और वोट का। तो उसमें भी मूवीज, वो फेसबुक के जो नॉर्मल मैं रिव्यूज देख रहा हूँ उसमें जा रहे हैं। तो दैट्स अ जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम तो अभी आप फेसबुक इंस्टा दोनों पे कॉमन हो, या अभी आप प्राइमरीली इंस्टा को ही फोकस करते हो? इंस्टा पे ही डालता हूँ जैसे, लेकिन अगर मूवी फ्रीक्स मेरा एक, आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट ग्रुप, तो उस पर मुझे रिव्यू डालना होता है, तो मैं डाल देता हूँ जब भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ। ओके, एक मुझे आपकी ये मतलब स्टाइल काफी यूनिक लगी। यूजुअली हम या तो मूवी के बारे में बात करते हैं एज इन विजुअली या ऑडियो वाइज, हम अपने एक्सप्रेशन देते हैं। आप लिखते हो, विच इज क्वाइट यूनिक आज के एरा में। आजकल लोग लिखना यूजुअली या पढ़ना यूजुअली कम प्रेफर कर रहे हैं, और आप मूवी के बारे में लिख रहे हो। तो ये मुझे काफी यूनिक सा लगा कि आप सोशल मीडिया को लिखने के पर्सपेक्टिव से यूज कर रहे हो मोर देन ए विजुअल प्लेटफॉर्म। ये आइडिया आपको कैसे आया? मतलब इसके बारे में कुछ आप बताओगे? इट्स वेरी आई थिंक स्ट्रेंज, क्योंकि यूजुअली अब अनफॉर्चुनेटली जनरेशन चेंज हो रही है। दे आर नॉट मोर इंक्लाइंड टू रीड आउट द पॉइंट्स और रीड आउट द मेन द स्पेसिफिक रिव्यू आल्सो, इररिस्पेक्टिव चाहे वो मैं बोलूं या टाइम्स ऑफ इंडिया में आए और रिव्यू देखें। दे आर ओनली सीइंग द स्टारिंग कि कितने स्टार मिले हैं, उसके बाद चलो मूवी जाना है नहीं जाना, दे विल डिसाइड। Exactly. मेरा सबसे पहला रहा था जब मैंने रिव्यू लिखना स्टार्ट किया था कि मैं वो, आई डोंट वांट टू बी अ रिव्यूअर की जो स्पेसिफिकली हाई फाई वर्ड्स यूज कर रहे हैं। इट शुड बी वेरी सिंपल वर्ड्स जो कि कोई भी पढ़े और नॉर्मल बंदा समझ ले। उसे समझने के लिए डिक्शनरी खोलने की जरूरत ना पड़े। मेरा ये रहता है जब भी मैं कोई किसी मूवी का रिव्यू दे रहा हूँ, चाहे इनिशियली जो मैं स्टार्टिंग मैंने करी थी, और अभी तो मूवीज के रिव्यू के साथ साथ मैं नॉर्मल थोड़ा और अच्छा लगे मूवी के एक पोस्टर डाल देता हूँ। अर्लियर इफ यू सी माय इंस्टाग्राम पेज, इट वाज ओनली रिव्यू like around of 150 words or more than that also, बट अभी नॉर्मल मैं रिव्यू के साथ साथ नॉर्मल एक पिक्चर्स वगैरह डाल देता हूँ। तो लेकिन मेरा जो बेस है इट्स द सेम। आई डोंट वांट टू बी अ पर्सन जिसका रिव्यू पढ़ने के लिए इंसान को डिक्शनरी यूज करनी पड़े कि यार ये बहुत बड़े हाई फाई यू वर्ड्स यूज कर रहा है तो शायद अच्छा होगा। द मेन मोटिव इज टू मेक द ऑडियंस अंडरस्टैंड कि व्हाट दे वांट, आइदर दे वांट टू सी द मूवी और नॉट। सिंपल सी बात है।
बॉक्स ऑफिस नंबर्स हाँ वो अलग प्ले करता है कि लाइक वो मूवी उतनी हिट हो रही है या नहीं, इतनी कमर्शियली चलेगी या नहीं, क्रिटिकली एक्लेम होगी या नहीं। बट अगर मैं एज अ रिव्यूअर पढ़ रहा हूँ, अगर मैं एज अ ऑडियंस पढ़ रहा हूँ, तो अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा तो उस रिव्यू का कुछ फायदा नहीं है। तो मेरा यही रहता, दैट वाज द मेन इंटेंट ऑफ राइटिंग सच वेरी ट्रू, वर्ड्स। वेरी ट्रू। एंड क्या ये ऐसा ही रहने वाला है? आई मीन आपका ये जो मॉडल है, इफ आई कैन कॉल इट, कि सोशल मीडिया पे आपने या इंस्टाग्राम पे आपने विद पिक्चर्स आपने बेसिकली वर्ड्स डाले हैं, वर्ड्स के थ्रू आप अपनी मूवी का ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, इफ नॉट रिव्यू आई कॉल इट। क्या यही मॉडल आपका रहने वाला है, और इन फ्यूचर आप इसको कभी जैसे शॉर्ट रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स में आप कन्वर्ट करने का भी सोच रहे हो, और इज इट गोइंग टू बी लाइक अ फिक्स थिंग? शॉर्ट्स का प्लानिंग है, बट लेकिन आई रिसीव फ्यू मैसेजेस जिसमें एक दो लोगों ने कहा कि लाइक यू वुड लाइक टू हियर योर वॉइस। तो उसमें लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। या A full-fledged a person who is going to इट इज, office या 9 hour shift, उसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि शॉर्ट्स या रील्स वगैरह बनाए। तो इसलिए वो एक प्लान है, बट लेट्स सी कब इट इज। वो इम्प्लीमेंट होगा। आई ट्राइड, जब पुष्पा आई थी आई ट्राइड कि चलो ठीक है अब रिव्यू देना वर्बली देना शुरू करें, बट वो उस समय हो नहीं पाया जब पुष्पा 1 आई थी। आई एम नॉट श्योर कि लाइक चलो पुष्पा 2 आ जाए तो क्या पता हाँ, स्टार्ट करें, बिकॉज दैट कैन बी अ तो नेक्स्ट इज इट लाइक एन ऑर्गेनिक थिंग या फिर, सॉरी, या इज इट गोइंग टू बी एन ऑर्गेनिक थिंग? मैंने ऐसे ऑर्गेनिक मतलब क्या आपने देखी मूवी और फटाक से जो आपका माइंड में आया हमने वो लिख दिया, या यू प्लान लाइक अ स्क्रिप्ट काइंड ऑफ थिंग कि मेरे को ये चीजें बोलनी है, ऐसा कुछ है आपका? ये प्लान नहीं, ऐसे करते हो या स्क्रिप्ट नहीं ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस आ जाता मतलब व्हेन आई सी अ मूवी तो मैं देख रहा था कि लाइक अच्छा चल मूवी चल रही है उस समय ये लिखना, हाँ वो नजर आ जाता है कि एज अ रिव्यूअर की ये चीज लूप होल्स हैं, ताकि जब मैं अगर लिखूं दूंगा तो ये लूप होल्स मुझे बताने पड़ेंगे। बट एज सच कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि लाइक पहले मुझे आई हैव सीन देयर आर सर्टेन क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स जो एक स्पेसिफिक सेट वाइज दे पुट देयर पॉइंट्स। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि लाइक कि वो उस है? प्रोसेस में ना यू प्रोवाइड द स्टोरी टू द ऑडियंस, जो कि मैं नहीं चाहता। ऑडियंस अगर मूवी खाली मेरा पढ़ के ये जाने की वेदर द आई मूवी इज गेट वर्थफुल इनफ टू स्पेंड देयर मनी और नॉट, रेदर देन कि स्टोरी जान ले, क्योंकि स्टोरी जान लेंगे तो फिर मैं मूवी देखने जा क्यों रहा हूँ। तो इस मामले में लाइक आई आई ऑलवेज वेरी ट्रू, अप्रिशिएट मयंक शेखर। वेरी ट्रू। So, like he's one of the critics who is very harsh but provide actual points towards whether the movie should be the rating which he's providing, why is giving 3 or not 4. So ideal can be Mayank Shekhar if I talk about इट्स myself ki like हाँ अगर ओके। a step to be someone, it can be Mayank Shekhar. नोटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट मूवीज या मैंने से मूवीज लाइक क्रॉस कल्चर, क्रॉस रीजन, क्रॉस लैंग्वेज मूवीज, इंग्लिश, मराठी, व्हाटएवर, आपका कोई फेवरेट मूवी, आपकी टॉप 3 मूवीज के बारे में बात करो, कौन सी रहेगी आपकी टॉप 3 टॉप 5 मूवीज? Any specific genre or या कोई भी मैं बोल दूं? एनीथिंग, जो भी, अगर मैं बोलूं कि आपकी फेवरेट मूवीज क्या आएगी वो लिस्ट? मेरी 5 ऑल टाइम फेवरेट मूवीज इफ आई टॉक अबाउट, आई स्टार्ट फ्रॉम देवानंद गाइड। इट इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल मूवी। जब बनी होगी आई कैन इमेजिन कि जब बन रही होगी तो कितना एफर्ट ज्यादा लग रहा होगा, और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग यू सी ऑफ दोज एक्टर्स। सेकंड कैन बी वन ऑफ द कोरियन मूवी which I saw the devil. That was a movie when you saw, you will say हाँ, okay devil can be that kind of a person. The villain of that movie is actually portray the the actual devil can could be. अगर मैं बात करूं कॉमेडी में, अंदाज अपना अपना ऑल टाइम फेवरेट इफ आई टॉक अबाउट द टाइमिंग्स Yeah, ऑफ दीज टू true, एक्टर्स आल्सो। true. ये अभी फिर कभी Full फ्यूचर में stop. आए नहीं Yeah. ना अभी करंटली, बट इन दोनों की एक्टिंग काफी अच्छी थी। और एक इंग्लिश में एक मूवी आई थी द डिपार्टेड, स्टारिंग मैट डेमन एंड लियोनार्डो डी कैप्रियो। oh yeah, वो मूवी काफी अच्छी iconic, थी, लाइक इट्स अबाउट द मोल, who is the mole in the one in the police department, the other one is the mafia group. yeah,
तो और बाकी तो सारे लाइक जैसे कॉमेडी में हो गई Yeah. जाने भी तो यारो है, गोलमाल है अमोल पालेकर की, पड़ोसन, वो एवरग्रीन मूवीज हैं, आप कभी भी देख लो। Mm-hmm. एक्शन Mm-hmm. मूवीज की अगर मैं बात करूं जो कि Okay, so मेरी फेवरेट रही wow. हैं, इनिशियली एक मूवी आई थी प्रॉब्ली 90s में, हीट, दैट वाज विद लियोनार्डो, सॉरी, अल पचिनो, and one of the another actor, I forget the name, Okay. a very Mm. famous actor. Um, I'm sorry, I forget the name of that actor. That was the first time they are collaborating. Although they appeared in Godfather, but they do not have any kind of a scene in there. Recent action movie जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, that was the complete John Wick series. उस जब मैंने Oh, स्टार्ट nice. करी थी उसे देखना, Oh, मैं yes. जेसन स्टैथम को भूल गया था, बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ ट्रांसपोर्टर फैन। बट वो जॉन विक जब आप देखते हो तो आप भूल जाओगे कि वो भी Wow. Yeah. इस तरह की मूवी है, एक्टिंग हो सकती है, सच अ एक्टर विच इज लाइक नॉट, आई वुड से, खूंखार नहीं लगता शक्ल से, लेकिन द वे ही फाइट, ट्रेमेंडस। Transnational. Awesome. John Wick तो और obviously, लेकिन I अगर mean, मैं, I hardly think कोई ऐसा होगा जो बोलेगा John Wick पसंद नहीं है, ऐसा hardly कोई हो. Okay, so what's your favorite genre अगर मैं बोलूँ तो, you know, आपको मतलब ये टॉपिक आपको अट्रैक्ट करेगी ही करेगी. ऐसी कौन सी genres है across again? हॉरर, हॉरर मूवीज लाइक आई लव टू वॉच, बट वो Okay. ये कि लाइक कि हॉरर भी एक्चुअल जब मैं देखूं तो मैं डर Wow. जाऊं, वो हॉरर हो। ये ना हो कि लाइक कि नॉर्मल, जिस तरह Exactly. इनिशियली अगर मैं बात करूं, जब एक हमारी एक मूवी आई थी एविल डेड, वो बहुत डरावनी मूवी थी, बट आजकल अगर हम उसे देखें तो Yeah. शायद उतनी डरावनी ना लगे। ऑल्सो द रिसेंट विच हैज बीन रिलीज, एविल डेड राइज, Correct. that was quite scary movie as compared to the Yeah. original one, but still there are still fans Mm. out there who will say nahi Mayank, the original was one of the best movie, because like actually it was one of the best, because some people got unfortunately got expired when they were seeing that movie in hall. तो हॉरर मूवीज में I मुझे understand. एग्जॉसिस्ट, शाइनिंग, द कॉन्जरिंग, Oh yeah. और एक मूवी आई It's थी विच also. इज आई थिंक Yeah. not Shining. as famous as Conjuring and Shining, but actually a very scary movie, Babadook. Yeah. The only difference between Exorcist and Oh Babadook yeah. is a kid. In Exorcist, we have a female kid, and in Babadook, we have a male kid. But both actors, I mean, both of the child artists did a pretty well job. Yeah. Right. अब वैसी मूवीज बनती नहीं, मतलब जो मुझे जहां तक अगर मैं याद करूं Exactly. कि कोई डरावनी मूवी मैंने देखी हो, तो राम गोपाल वर्मा की भूत के बाद आई डोंट थिंक सो Mhm. कोई ऐसी मूवी आई हो जिसमें मुझे लगा हो कि यार कुछ डर लगा हो। आई स्टिल रिमेंबर आई बॉट टिकट्स, black tickets when I was in Chanakya with my cousins, and I told them कि अब मैंने इसके दुगने पैसे दिए, अब मैं मूवी देख कर ही जाऊंगा, आप लोगों ने डरना है तो डरो, आप लोग जाने चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये थी। आई Wow. थिंक एक एक चीज मयंक मुझे भी आपने हॉरर मूवीज जो बताई ना, पसंद है इनफैक्ट. या या सो एक चीज है मयंक जो आपने अभी कही, मुझे लगता है कि उसका रीजन शायद हमारे एज के साथ होता है। तो जो मूवीज को जैसे हम ने बचपन में एक्सपीरियंस किया होता है, वो बड़े होके वैसा फील उसका नहीं रह जाता। तो आई मीन डेफिनेटली कीपिंग द टेक्नोलॉजी पार्ट उसको साइड में रखते हुए कि पहले सीजीआई वगैरह ग्राफिक्स वगैरह किस लेवल के थे while portraying haunting या हॉरर इन अ सीन। डेफिनेटली वो बहुत अच्छा हो गया है, अभी सीजीआई इफेक्ट्स वगैरह बहुत इंप्रूव हो गए हैं, प्रोस्थेटिक मेकअप वगैरह बहुत इंप्रूव हो गया है, क्वालिटी ऑफ द एंटायर प्रोडक्शन हैज रियली गॉन हाई। सो डेफिनेटली अब बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं होता था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट वन थिंग। आई थिंक दिस हैज टू डू समथिंग विद एज फैक्टर ऑल्सो, कि जो चीजें हमें बचपन में डरावनी लगती थी वो अब हमें उतना नहीं डराती। राइट, तो होता क्या है कि हमारी वो जो भूख है डर की, या हमारी जो क्रेविंग है डर देखने की, वो अब बहुत बढ़ गई है। तो वो इजीली सभी मूवी वाले जो बनाते हैं, सभी क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स हैं,
वो सब लोग पूरी नहीं कर पाते. So, for example, you must have seen this movie, the whole movie series Saw, right? तो सौ जो है वो हर बंदा के एपेटाइट की नहीं है, हर बंदा उसको नहीं देख सकता. तो ये चीज है. और वही चीज है कि सौ ने उस लेवल का हमें इतना सारा गोर एंड ब्लड एंड एवरीथिंग उसने इतना दिखा दिया है कि अभी ये हो रहा है कि कोई और डायरेक्टर का जब हम कोई ऐसा मूवी देखते हैं ना तो वो जल्दी से अपने को इम्प्रेस नहीं करता. राइट. क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने जो 100 में देख लिया है वो और कोई डायरेक्टर अब दिखाता है तो हमें इतना इम्प्रेस नहीं करता. हमें लगता है भाई हमने इससे बहुत बेटर देखा हो. तो वही राइट. सेम सीन, मुझे लगता है वो सेम सीन ना हॉरर मूवीज के साथ भी है कि जब हम बचपन में देखते थे उस समय पे वो हमें बहुत डरावना लगता था. आज हमें लगता है कि यार मतलब बताओ हम इससे डरते थे. राइट. आई डोंट थिंक सो डेफिनेटली कि हाँ, 100 की कोई ये चीज है. सीरीज एग्जैक्टली. फर्स्ट से लेके 9 तक इंडिया में कोई रिलीज हुई हुई रिसेंट वाली उस रिलीज हुई है जो 10 आई थी 100 10. उससे पहले द वे द स्टोरी हैज बीन रिटन आई डोंट थिंक सो इंडिया में कोई मूवी रिलीज हुई होगी 100 की कोई. राइट. इट इज वन ऑफ द राइट. बेस्ट मूवी लाइक टॉबिन बेल. ही वाज quite good actor or the reasons which the way he kill I won't say the kill the people. He gave an option कि you have an option if you do so like तो ठीक है आप बचा लो अपने आप को नहीं बचा सकते तो like एग्जैक्टली. that's the thing which you ask for. या. और एक मूवी आई थी आपने भी देखी होगी एमिली रोज. यस यस. या. आई डिड. या. लाइक वो that was also a very beautiful movie. या कि टिल द लास्ट टाइम हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बच जाए बट एट द एंड दैट गर्ल वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव. एक लास्ट अभी मैंने जो मूवी देखी थी द मोस्ट रीसेंट दैट वाज हेरिडिटरी. आप Yeah. लोग ने देखा हेरिडिटरी? Yeah, वो it is one of the beautiful बहुत movies. सही था. हाँ, बहुत ब्यूटीफुली मेड मूवी है वो. बहुत सही उसमें दिखाया है जो उसमें जो कॉन्सेप्ट को जिस तरह से उन लोगों ने कोशिश किया है ना एक्सप्लेन करने का वो माइंड ब्लोइंग था. बहुत अच्छा था. लास्ट का सीन जो जब द पर्सन गॉट बर्न वो सीन देख के लगता है कि यार ये Exactly. कैसे हो गया है नॉन और लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी. तो कुछ मूवीज बहुत अच्छी बनी हेरिडिटरी हैं. में एक एक सीन है जहाँ पे आप वो डेविल को या डीमन को आप वर्शिप कर रहे हो. हाँ सो जी. आई गेस उस पर्टिकुलर सीन में जो जो आपके जो रीति रिवाज या तंत्र मंत्र यूज किए गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि सेटन जो वर्शिपर्स हैं दे एक्चुअली डू दोज थिंग्स इन रियल जब वो अपने डीमन को या डेविल को बुला रहे होते हैं या प्रेस कर रहे होते हैं. सो वो रियलिज्म पार्ट यहाँ पे एक्चुअली में लिया गया है. दैट इज मतलब व्हेन यू केम टू नो अबाउट इट इट बिकम्स स्केरी दैट आप एक्चुअली में एक मूवी सीन में रियल सेटन वर्शिप के नुआंसेस यूज कर रहे हो. दैट बिकम्स स्केरी. इनफैक्ट मैं एक और चीज यहाँ पे शेयर करूंगा कि यही चीजें जो होती है ना जो एंजाइटी या स्ट्रेस बिल्ड कर देती है व्हेन वी ग्रो अप, शायद वो हमें फियर फैक्टर से हम एसोसिएट करते हैं. जब बचपन में थे तब फियर फैक्टर वाज मोर विजुअल कि अगर हमें दिखा भूत या ऐसा कुछ तो हमें वो डरावना लगता था. जब हम बड़े हुए तो वो Exactly. जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पीछे आता है, मे बी थ्रू द साउंड, मे बी थ्रू द द एनवायरनमेंट, या फिर जिस तरह से डायरेक्शन के थ्रू वो एक दिखाया गया है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जंप स्केयर आल्सो. अब जैसे एग्जांपल मैंने एक मूवी देखी थी एल ऑर्फनातो, स्पेनिश मूवी है, बट उसमें काफी एक सीन्स है जहाँ पे एक बिल्डअप होता है. वो बिल्डअप होते होते वो स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है. सिमिलरली ऐसा आपने उसमें देखा होगा, मेरे ख्याल से ओटीटी पे नेटफ्लिक्स पे आई थी द हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस ऑफ ब्लाई मैनर, ऐसे कुछ एक सीरीज था. मतलब they are Haunting both of Hill different series. इसमें भी बिल्डअप होता है और वो बिल्डअप की एंजाइटी बिल्ड करती है. सो वो एंजाइटी आई गेस हमारे लाइक जब हम बड़े हो जाते हैं तब वो एंजाइटी जितनी फैक्टर आपको इफेक्ट करेगी दैट दैट किल्स इट. वो हमें फिर एक्चुअली में हॉरर या स्केरी पार्ट लगता है. So I Right, guess जी, तो the Actually- definition of fear got changed actually from पता है क्या the DB? word. पता है क्या डीवी, हम लोग को ना अब ऐसा होता है कि एक मेरे को लगता है कि इंसान को एक टाइम पर चीजें देखने से डर नहीं लगता. बट इंसान के दिल में Exactly. अब डर पैदा तब होता है जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझते हो. राइट. वो जो एक स्टोरी है बिहाइंड एनी
any vision that you are getting or any happening जो आपको दिख रहा है सामने होता हुआ, Yeah. कोई भी certain situation है, तो जब आपको उसका बैकग्राउंड पता चलता है ना, दैट बैकड्रॉप स्टोरी, वो स्टोरी आपको बेसिकली डराती है। तो चीजों से अब डर नहीं Yeah. लगता। तो अब होता क्या है कि जो भी डायरेक्टर, जो भी हॉरर जॉनर में मूवीज बना रहे हैं, आप लोग ने नोटिस किया होगा, वो मूवीज में ना अब दिखाने पे उनका इतना ध्यान नहीं है जितना स्टोरी टेलिंग पर है। स्टोरी तो वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्रिपिंग स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी वो देने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत देखो कि आज क्या हो रहा है। ठीक है, आज एक एंटिटी है, वो एंटिटी सर्टेन टाइम पे सर्टेन लोगों को मार देती है, गिवन सिचुएशंस में। ठीक है, किलिंग्स हो रही हैं, मूवी में किलिंग्स हो रही हैं, समझ में आता है। लेकिन मजा तब आता है जब डायरेक्टर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ना कि इस किलिंग के पीछे, इस फिनोमेना के पीछे की बैक स्टोरी क्या है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो मूवीज हमें सबसे ज्यादा पसंद हैं, वो मूवीज हमें इसलिए पसंद है क्योंकि उन मूवीज में बैक स्टोरी बड़ी स्ट्रांग है। हाँ जी, राइट। जब मैंने देखी थी ये हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी, मयंक बहुत अच्छी है, हॉरर मूवी है। मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई थी, बट थ्रू आउट द मूवी जब मुझे कुछ एक्चुअल लगा नहीं स्केरी, तो आई वाज लाइक यार, मुझे लगा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने उसे बोला, मैंने फोन करके मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं आया। मैं मान लेता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड हॉरर मूवी, अ न्यू कॉन्सेप्ट हॉरर मूवी, अ न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग अबाउट द हॉरर, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन हॉरर की है वो है कि यार मैं डर नहीं रहा, तो मुझे उतना मजा नहीं आया उससे। काफी अलग था हॉरर, लेकिन not scary at all. I mean, for me actually, I'm not sure about other viewers कि how they felt it. कि that was a good movie. Storytelling काफी अच्छी थी मूवी की. It was very step by step things are going on for the complete family. Each and every individual is getting the things, but वही Exactly. एक मूवी आई एक थी, यूट्यूब लेकिन पे और एक मुझे लगता है चैनल कि है, लाइक इनफैक्ट व्हेन टेक्नीशियन वी की टॉक कैरेक्टर अबाउट बना हॉरर भी नहीं मूवीज, तो सकते। उसमें सॉरी। yeah. No, good. I guess feeds हमारी काफी ऐसे क्रॉस हो रही है ना, so my statement is coming later, I guess. But anyway, what I was talking about कि अभी उसी को मैं expand कर रहा था कि स्टोरी कहीं भी इम्पैक्ट पड़ जाती है, एंड दैट्स व्हाई मे बी कई बार फुल फ्लेजेड कमर्शियल हॉरर फिल्म से ज्यादा इम्पैक्ट, अगर हॉरर की बात करो, डर की बात करो, तो वो जो शॉर्ट फिल्म्स होती है ना, जैसे यूट्यूब पे है या कहीं और हमने देखी है, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। कई बार हमें लगता है कि यार इस पे मूवी बननी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक यूट्यूब चैनल है ऑल्टर करके, ALTER, ऑल्टर। या या अक्सर जो हॉरर फैंस हैं उनको ये यूट्यूब चैनल मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि वो देखो। इस पे शॉर्ट मूवीज होती है, मतलब मेरे ख्याल से आई गेस 20 मिनट 10 मिनट कुछ कुछ ऐसे हैं वो, बट दे आर ऑल गुड हॉरर शॉर्ट मूवीज, वो एक्चुअली आपको थॉट प्रोवोकिंग भी लगती है, थोड़ी सी आपको इम्पैक्टफुल भी लगती है। विजुअल आई डोंट नो, बट मुझे उसके पीछे जो स्टोरी का वो एक चलता है ना, एक एक पूरा आपको बांध के रखती है वो 10-15 मिनट 20 मिनट, तो वो हाँ ही जी, आपको एक काइंड ऑफ हॉरर से आप लिंक करते हो बाद में। एंड उसके एंड में जैसे वो पूरी 10 मिनट 15 मिनट की वो शॉर्ट फिल्म खत्म होती है, यू आर लाइक ओह ऐसा था। सो वो जो एक इम्पैक्ट या झटका लगता है ना, आई गेस दैट गिव्स यू द किक इन द हॉरर। absolutely, एक और that's मैं का कुछ creativity. कहते हैं I recently watched one short movie, A Tale of an Onion Witch. Simple story. लैंडलॉर्ड वाह बेस्ट। टेनेंट्स आते हैं, लैंडलॉर्ड ने बताता है कि रात में एक लड़की आएगी, दरवाजा खटखटाएगी, आपसे प्याज मांगेगी, आप कुछ मत बोलना। इमेजिन सिंपल लाइन, और कॉन्सेप्ट क्या होगा उसका। रिसेंटली 2 पार्ट बने, तो इतनी अच्छी लगी, मैं उस पर रिव्यू लिख दिया छोटी सा 20 मिनट की मूवी का। वो ये लाइक दैट्स शोकेस द क्रिएटिविटी ऑफ डायरेक्टर कि उसने 20 मिनट में कैसे ऑडियंस को बांध दिया, प्लस द एक्टर्स हु एक्टेड वेल ओवर देयर इन दैट टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, कभी स्पीकिंग ऑफ हॉरर, कभी ऐसा हुआ है कि हॉरर मूवी देखने के बाद या कंज्यूम करने के बाद आपको कभी कुछ ऐसा फील हुआ हो इन रियल लाइफ?
पैरानॉर्मल एक्टिविटी. आई स्टिल रिमेम्बर एमबीए का टाइम था एंड आई वॉच दैट मूवी. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी. इट वाज लाइक अराउंड 1 hour 21 minutes. Till from 1 hour to 117 minutes there was no horror. Last 4 minutes, Mhm. that was the best, Exactly. you know, a movie Exactly. of horror if I talk about. जिस तरह से, और रात को 1:30 बजे आप देख रहे हो, रात उसके बाद मुझे मतलब उसमें मैं डर गया था, और उसके 1:30 बजे बाद मुझे एक और मूवी देखनी पड़ी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो. बट दैट वाज अ वेरी गुड मूवी. आई वाज लाइक यार मैं क्या देख रहा हूँ, एक घंटा हो गया, 1 घंटा 17 मिनट हो गया, मैंने कुछ डरा नहीं. लास्ट के 4 मिनट मैंने कहा यार मूवी इज वर्थफुल इनफ टू वॉच. तो वो मूवी काफी लाइक लगता, डर गया था मैं. एंड उसके बाद जैसे मैंने कहा कि लाइक कि मुझे, आई थिंक उसके बाद मैंने शायद कोई कॉमेडी मूवी देखी होगी या कोई एक्शन मूवी देखी होगी ताकि उसकी छाप छूटे थोड़ी देर तक. तो वो इट वाज वन ऑफ द गुड मूवी इन हॉरर Yeah, जॉनर. I remember इसमें मैं एक और चीज शेयर करूंगा कि after consuming lots of horror movies or visual stuff एक तरह से मैं हॉरर के पॉडकास्ट या ऑडियो क्लिप्स सुनने लग गया था. There was a time जब जैसे एग्जांपल एक एरा था जब रेडियो पे आरजे वगैरह रात को हॉरर कहानियां सुनाते थे रात को करीब. आई एम फॉरगेटिंग कौन से चैनल पे था वो, मेरे ख्याल से मल्टीपल एफएम्स पे वो शुरू हो गए थे. और उस टाइम पे हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, आई रिमेंबर, और हम कैब से आते जाते वक्त क्योंकि दिल्ली टू गुड़गांव से लॉन्ग डिस्टेंस, तो Are इसमें you हम वो are मैं you वो सुनता are you था talking अक्सर. are you talking about that show called एक कहानी ऐसी भी? एग्जैक्टली लाइक Praveen, दैट ऐसे ऐसे and दो they तीन और used शुरू हुई they थी, used to आई say रिमेंबर. वो तो they used to yeah. they used to call it एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ. So it was RJ Praveen. अच्छा. हाँ, एक और ऐसा था जहाँ पे वो एक आरजे या नरेटर जो भी था वो ये कहता था कि मैं ह्यूमन माइंड का काफी फैन हूँ, एंड ऐसा करके कुछ एक समा मानता था वो. दैट वाज क्वाइट हाँ. इंट्रिगिंग. तो इनफैक्ट द पॉइंट इज कि मैं ये काफी सुनता था. इनफैक्ट मैं मतलब इतना घुस चुका था उसमें कि उसके जो प्रीवियस एपिसोड्स अगर कभी मिस किए हो तो जैसे सैटरडे या संडे को मैं बल्क में वो सारा सुनता था. एक टाइम था, आई विल शेयर इट, कि इतना ज्यादा मैंने वो कंज्यूम कर लिया था ऑडियो वाइज, नॉट वीडियो. एंड लेट मी शेयर दैट जब आप कोई हॉरर कंटेंट पढ़ते हो या आप सुनते हो, यू गो इन अ ट्रिप, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन वो विजुअल बन जाती है. हॉरर मूवीज में क्या होता है कि यू आर वॉचिंग द कंटेंट जो आपका वो फिल्म मेकर आपको दिखाना चाहता है, राइट. तो आप उसमें आपकी सीमित रहती है आपकी विजुअल इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी जो भी कहते हो. बट जब आप कोई हॉरर बुक्स पढ़ते हो या हॉरर इस तरह की ऑडियो कहानियां सुनते हो तो आपकी अपनी इमेजिनेशन चलती है आपके माइंड में, एंड दैट बिकम्स स्केरी. सो एक टाइम था जब मैंने लाइक 12 घंटे 14 घंटे वो ऑडियो क्लिप्स मैंने कंज्यूम करे थे. एंड देन इवन इन ब्रॉड डे लाइट व्हेन आई एम स्लीपिंग, क्योंकि नाइट शिफ्ट था, दिन में सोते थे, मैं आफ्टरनून में डर जाता था जब घर में लाइक अकेला होता था. अलग ही ट्रिप ही चलता था मेरा 15 घंटे. वो अलग ही सेंस था ना, कहने माइंड में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है. क्या बात है, जो आपकी विजुअल इमेजिनेशन है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन आप डर रहे हो तो वो इट वाज दैट ट्रिपी. आप जो उसके बारे में 14 घंटे 15 घंटे हॉरर क्लिप्स आप देखना पड़ता था, आपके माइंड में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही And है. the whole that it जो should go आपकी to the person who narrates the इज story. ऑल बेस्ड ऑन दोस. It was He narrated so well that वो छोड़ना पड़ा it कुछ और. keeps a Exactly. छाप in your Tom and mind. Jerry type देखना पड़ता to distract myself. I think the whole that it should Exactly. go to the person who Exactly. narrate the story. He narrated so well Yeah. that it Exactly. keeps Exactly. a छाप in your mind. Exactly. Exactly. Accordingly, apart from The way you horror say it. movies, psychological movies could be the I don't want to use the word replacement, but can be another substitute to watch such movies. Like American Psycho, अगर आप I think आप लोगों ने देखी होगी, क्रिस्टियन बेल की, वो कह सके. आई डोंट थिंक सो कि आप वो कोई बनाने बैठे हो उसे रिमेक करने तो वैसी एक्टिंग निकल के आ पाएगी. A person can kill you on because of the card, Absolutely. visiting card. तो अमेरिकन साइको हो गई आपकी. एक मैंने देखी थी द मिडनाइट मीट ट्रेन.
उसमें Oh yes. लाइक अ Yeah. पर्सन इज ट्रैवलिंग, जो कि लास्ट मेट्रो Oh होगी, yeah, द पर्सन किल द पीपल हु आर सिटिंग ओवर देयर इन द ट्रेन। और एक फोटोग्राफर इस चीज को कैसे ढूंढता है, दैट्स स्टारिंग, आई थिंक ब्रैडली कूपर इज द वन हु प्लेड द रोल ऑफ द फोटोग्राफर। पर एंड बहुत अच्छा है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ साइकिल, कि अब तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है, तो ये साइकिल चल रही है उसमें। और इंसेप्शन है आपका, लाइक आई थिंक exactly, इज exactly. वन ऑफ द बेस्ट मूवी। वो लाइक वो देखने के लिए तो आपको लाइक बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट यू कैन नॉट वॉच द मूवी इन ब्रेक्स, आपको समझ नहीं आएगी। आपको तो डायरी लेके बैठना पड़ेगा. नहीं, मैं हाँ, मेरा टच विद मेरा रहता है कि लाइक डायरी ना लिखनी पड़े, ये सब चीजें माइंड में ही हो, ताकि मैं अच्छे से लिख सकूं। और तो जब भी मैं कभी हॉल में जाता हूँ तो मैं लिख लेता हूँ कि अगर कुछ मुझे लिखना है, जैसे मुझे रिव्यू पे लिखना है, तो क्या लिखूं उस पे। आई स्टिल रिमेम्बर आई व्हेन आई वाज वाचिंग एनिमल, मुझे Yeah. लाइक लूपहोल्स तो थे बहुत सारे लिखे थे, बट इट वाज एन द काइंड ऑफ एक्शन व्हिच हैज बीन शोकेस्ड, totally different action as compared to the previous last 2 decades, the people who made action movies। उस कंपैरिजन के डायरेक्शन में वैसा कोई डायरेक्शन मुझे दिखा नहीं। That's true. और रिसेंटली जो देखी है किल, आपने देखी होगी, Kill is amazing. Yeah. Kill is very nice. वो Kill. लाइक नेक्स्ट स्टेप, Yeah. लाइक Kill apart from very like big है. more brutal and the way the people has Very been true. killed in comparison to Very animal, true. उससे ज्यादा है, कितना रियलिस्टिक रखा है उसने. Yeah. बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा जो विलेन था उसका रोल छोटा था, बट ही एक्टेड वेरी वेल, चाहे वो अपने नॉर्मल पंच लाइन्स मार रहा है या किल कर Yeah. मार रहा है लोगों को, बट ही एक्टेड वेरी वेल, राघव जूनियर। Exactly. इसमें मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन में शेयर कर रहा हूँ. राघव जुआल बेसिकली यू नो इज हैव बीन, वो तो है कोरियोग्राफर, तो है डांस डायरेक्टर, तो है वो एक कॉमेडियन के हिसाब से आया था. और अक्सर मैंने ऐसे हाँ जी। देखा है, एंड फील फ्री टू शेयर इट, जब भी हम किसी कॉमेडियन को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यू नो, कि आप कॉमेडी से हटके कुछ एक परफॉर्म दो, वो खा जाता है. आप देखो पास्ट में, आप जैसे सुनील ग्रोवर को देखो, उसने एक शो किया था, कौन सा मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद सनफ्लावर था वो. ऐसे एक और है, जैसे अभी फॉर दैट मैटर इवन विजय देशमुख केम इन थ्रू द कॉमेडी जॉनरा, राइट. लेकिन हमने विलेन में देखा एक विलेन, विलेन। राइट. अभी और भी उसके काफी सारे ऐसे मूवीज हैं, एक्शन मूवीज भी करी है उसने. ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब हम एक्टर्स जो तुषार कपूर इन actually में, शूट आउट लोखंड वाला। अभी रिसेंटली जो नेटफ्लिक्स पे वो तुषार कपूर, एग्जैक्टली. एंड जैसे IC816 का एक आया था नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली, उसमें मैंने नोटिस किया, मुझे वो चेहरा जाना पहचान लग रहा था, बट वो ये कपिल के साथ आता है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, राजीव ठाकुर मे बी, और ऐसे कुछ नाम है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. वन ऑफ द पर्सन हु वो बंदा एक्चुअली में विलेन बना था. हाय जी। Who Sonia मेरे Grover? मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये शुरू हुआ था, प्लीज करेक्ट मी, एक मूवी आई थी आवारापन, महेश भट्ट की, जिसमें इमरान हाशमी भी थे। इमरान हाशमी, उसमें आई थिंक एक एक्टर थे जिन्होंने, जो पहले हंसी मजाक करते थे, ही वाज अ कॉमेडियन, लेकिन ही एक्टेड सो वेल। पूरब कोहली आई एम टॉकिंग अबाउट, द पर्सन हु वाज इन रॉक ऑन आल्सो। उसकी एक्टिंग मेरे ख्याल से ये शुरू वहां से हुआ, तो आई थिंक इसका मैं श्रेय शायद डायरेक्टर को दूंगा, जिसने उस एक्टर में वो चीज देख ली कि यार ये वो एक्टिंग कर सकता है, और एक इमेज चेंज कर दे उसकी। so true. अभी स्पीकिंग ऑफ विच, मैंने 2-3 और देखी थी, जिसमें राजपाल यादव एक्टेड एज अ विलेन. हॉटस्टार पे एक मूवी है, बहुत ही छोटी सी मूवी, आई एम अगेन फॉरगेटिंग द नेम. इसमें ये इट्स अबाउट बेसिकली फीमेल सेंट्रिक रोल है. उन्होंने विलेन का रोल किया है, सुनील ग्रोवर. और अभी इनफैक्ट एक और मूवी आई है जहाँ पे ये जो स्त्री में जो जना बंदे, अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने भी विलेन का एक रोल किया. अभी जॉन एब्रल की मूवी आई है वेदा, उसमें भी उन्होंने विलेन का रोल किया. एंड सी, अब देखिए, एक ही टाइम से 2 मूवी आई है, स्त्री जहाँ पे एक जना का कैरेक्टर है, और सेम गाय प्लेइंग अ विलेन इन अ डिफरेंट मूवी सेम टाइम पे आई है. देखिए कितना मतलब
कितना वास्ट आपका वो वैरायटी आपके ला रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कॉमेडियन प्ले करते हैं ना, एक्चुअली जो भी मतलब एक कहावत भी है, कॉमेडी इज नॉट अ फनी बिजनेस। तो Right. डेफिनेटली आई गेस इट डज ब्रिंग्स आउट अ कैरेक्टर, इट डज ब्रिंग्स आउट योर एक्टिंग स्किल्स। आप किसी कॉमेडियन को चांस दोगे वो खा जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा I believe Patalok में हथौड़ा त्यागी also role was short. मतलब there was no dialogues, much है। Oh dialogues has yeah, been actually, हथौड़ा त्यागी. बट लेकिन जब हम पतालोक बोलेंगे तो आई थिंक मेन actually, इंस्पेक्टर को भी छोड़ दें अगर तो हथौड़ा त्यागी वाज मोर फेमस हाँ हाँ, इन दैट. सेंट्रल कैरेक्टर थे वो। हाँ जी, राइट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो ये लाइक अच्छा, डायरेक्टर्स प्ले द मूवीज वेरी के अलावा आप एनिमे वगैरह भी देखते होगे? सॉरी सोचो सोचो। सॉरी वॉइस इज क्रैकिंग. हाँ, मैं कहता आप एनिमे वगैरह भी देखते हो क्या? एनिमल एनिमे वगैरह भी देखते हो? एनिमेटेड नहीं उतना ज्यादा नहीं. एनिमे एनिमे एज एन, ओके ओके, आई थिंक वॉइस इज क्रैकिंग. राइट। पर अभी मैं रिकमेंड करने वाला था कुछ ऐसे, हाँ अभी मैं कुछ रिकमेंड करने वाला था जो एक हॉरर एलिमेंट और साइकोलॉजिकल एलिमेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ एनिमेज हैं, जापानीज एनिमे है, जापानीज मांगा, वो काफी आपकी थॉट प्रोवोकिंग बन जाती है। आप डेथ नोट अगर आपने नहीं देखा हो तो डेथ नोट आप देख सकते हो, डेथ नोट हाँ ऑडियंस को रिकमेंड रिसेंट में करूंगा। देखी थी. नॉट द हॉलीवुड वर्जन, आई एक्चुअली थिंक जो मैंने जापानीज या हॉलीवुड कोरियन वर्जन वर्जन ही वाली देखा है, है. दैट इज थॉट प्रोवोकिंग। राइट राइट. हाँ, तो हॉलीवुड वाला मत देखो अब, दैट इज एक्चुअली क्रैपी। बट जो इसके पीछे जो पूरी जो सीरीज थी ना, मतलब मैंने सच कहूँ तो मैं एनीमे का फैन नहीं था। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, मेरे मतलब एक फ्रेंड है मेरा मलेशिया में, उसने रिकमेंड किया था कि डेथ नोट भाई देखियो, बहुत अच्छी है ना। मेरे माइंड में यही था यार, आप एनीमे मतलब एनिमेशन, आप कार्टून और एनिमेशन को मैं रिलेट करा था, जबकि दोनों डिफरेंट है कि अब ये बच्चों की चीजों को आप कैसे हॉरर से रिलेट कर सकते हो। बट एक मतलब विदाउट स्पॉइलर मैं एक शेयर करूंगा, स्टार्टिंग से जब आप किसी कैरेक्टर से आप जुड़ जाते हो, बाद में काफी एपिसोड जाने के बाद ऑब्वियसली आप जब इस कैरेक्टर से जुड़ जाते हो, आप उसको रूट करते हो, उसको चीयर करते हो, और कांस्टेंट आपके माइंड में वो हीरो है, वो जो कर रहा है वो सही है, आप उसको रूट कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज को आप चीयर कर रहे हो, उसके सक्सेस के साथ आप जुड़ चुके हो, सेलिब्रेट करते हो उसको। एक एपिसोड मतलब कुछ एपिसोड्स के बाद उस सीरीज में एक प्लॉट ट्विस्ट आता है, जब आपको पता चलता है कि मैं जिसको चीयर कर रहा था, जिसको मैं हीरो समझ रहा था, जिसको मैं प्रोटैगनिस्ट समझ रहा था, वो विलेन निकला। फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग गए उस सीरीज में कि भाई तो फिर मेरी चॉइस क्या है, मतलब मैं एक विलेन को चीयर कर रहा था। तो इस वजह से ना डेथ नोट काफी आपकी इम्पैक्टफुल बन गई, वो पूरी मतलब पॉप कल्चर में ना वो क्या कहते हैं उसे, तबाही मचा दिया उसने कि भाई ये आपका दिमाग घुमा देता है, आप जिसको समझ रहे हो हीरो है वो हीरो नहीं है। फिर आपकी रियल लाइफ में क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि भाई मैं जिसको दोस्त समझता हूँ दोस्त है भी। तो इसलिए मतलब मैं ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा जिसने डेथ नोट नहीं देखी ना, डेथ नोट की एनिमेशन देखो आप पहले, अमेजिंग। मैंने अभी एक कोरियन ड्रामा देखा था, दैट वाज अ रिवेंज ड्रामा, द ग्लोरी. तो यूजुअली व्हेन समवन वांट्स टू टेक अ रिवेंज इट विल बी bloodshed, but that movie can showcase that without blood shed also you can take your revenge. बहुत अच्छी स्टोरी है, a very different story in terms of कौन for सी the बताई revenge drama, the glory. ग्लोरी, ओके। कहाँ मिलेगी? नेटफ्लिक्स से? I think it's on Netflix if I'm not wrong. Yeah, it's on Netflix actually. So नेटफ्लिक्स, simple ग्लोरी, story, ओके। the people, I mean the kids, they're ragging them, ragging the other student, how that student take revenge on all the I believe 7 8 kids. That was the story is all about, without any bloodshed. ये बुली So और रेवेज के मेरे को एक और कहानी याद आई, हिंदी मूवी थी, टेबल नंबर 23 या 21, परेश रावल की थी। 21, table number 21, Paresh या Rawal. अमेजिंग थी वो, अमेजिंग थी। हाँ मतलब वो थी मेरे ख्याल से ऑफबीट मूवी बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि लोग उसको ज्यादा मतलब नहीं जानते उसके बारे में। मेरे ख्याल से हॉटस्टार पे या कहीं ऐसी आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जरूर मिल जाएगी। मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है, एक तो कंटेंट के लिए और परेश रावल के लिए। मोर देन एक्टिंग आई वुड से द कंटेंट, स्टोरी अमेजिंग है, और उसके बाद Paresh शायद कोई Rawal नहीं acted well. करेगा। Paresh Rawal, the way he acted, Rajiv Khandelwal, Paresh Rawal. तो वही like राजीव I खंडेलवाल, एग्जैक्टली।
I give credits to such movies कि like directors plays a very important role. Even मैं तो खुद a director like Mahesh Bhatt, I don't think so any director have the potential to change your image the way Mr. Mahesh Bhatt do in his movies. Although last की जो कुछ movies आई थी उतनी सक्सेसफुली नहीं बन पाई, Yeah. बट पीछे की जो मूवीज आप अगर उनकी देखें, चाहे सड़क देखें, सर देखें, द वे बहुत अच्छी डायरेक्शन है उनका, और एक्टर्स एक्टेड सो वेल, Daddy. Hmm. राइट. जो हमारा मेन कैरेक्टर सड़क का महारानी, Very true. आई डोंट थिंक सो और कोई एक्टर इतना अच्छा एक्ट कर सकता है. और वो जो स्क्रिप्ट लेकर आए कि यार ये विलन्स हो गए हैं, गब्बर सिंह बन चुका है, शकाल बन चुका है, अब क्या लेकर आए. Hmm. तो डायरेक्टर का मतलब है कि हाँ इस तरह का भी एक विलन हो सकता है. Exactly. 90s के भट्ट तो अलग ही थे, वो ट्रिपी थे, अलग थे वो, उनकी बात ही और थी. All even विक्रम भट्ट for that matter, उस टाइम पे जो उन्होंने दिया था राज वगैरह, although they were remakes एक तरह से, but still they were quite good. Okay, आपके करियर के बारे में बातें करते हैं. उससे do you want to share about your work life, कि आप क्या करते हो, and इस बारे में तो हमने बात ही नहीं करी एक तरह से कि Sure. you want to Currently, talk I'm about working that? in Mooglex. It's a B2B commerce. It's a, I believe, 6-year journey. I joined the company in 2018, and I'm still in the human resource department and enjoying the work Okay. over there. So prior to that, I was with Hire Sun people, Life. आप इंटरव्यू लेते हो, क्या करते हो? Sorry, मैं अगर इंटरव्यू नहीं होता, तो आप आपके I think try करता for drama and other things. क्योंकि लाइक मुझे आई वॉज वेरी प्रीटी क्लियर कि लाइक मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना. द रीजन वाई आई ऑप्टेड लॉ, आई मीन आई डिडंट ऑप्टेड लॉ वाज इसमें पढ़ना पड़ेगा, थ्रू आउट पढ़ाई है इसमें, तो इसलिए अच्छा अच्छा. I see. I think I had a bad connection, so to leave the room. So I think abhi connection is stable again. So I had a couple of questions, Mayank, regarding the career and the profile itself that you are in. So there's something called on your profile, certified Naukri Maestro recruiter. So what does that actually mean? actually that show I recently cleared that certification, and it reflects the complete talent acquisition cycle, or you can say recruitment cycle, from onboarding, or I would say sourcing the candidate till the person joined. So that program is related to, or I would say the questions were related to that. They tell you that how the process starts regarding once the position comes to you. How do you take care of that in terms of how do you search the candidates, irrespective of whether it's portals, whether it's any networks, employer references, the closures. Before the closures, like if you are hiring from outside, then there will be a negotiation part, and so that's a complete recruitment cycle: sourcing, screening, recruitment, negotiation, till the onboarding of the person. So that was a complete the master recruiter, if I talk about the certification. Okay. So, Mike, I mean, as we know that you have worked in various organizations like Sun Life, MK, and right now you're working in Moglex. So, आपके करियर का सबसे ज्यादा मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट जिसे कहते हैं, द मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट अराउंड टैलेंट एक्विजिशन, बिकॉज यू हैव वर्कड इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स. सो सबसे मोस्ट रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट आपको क्या लगता है टैलेंट एक्विजिशन का है? See, rewarding aspect of talent acquisition is hiring for different kind of positions, and I was lucky enough to be from the initial time when I joined Indus Advisor. It's one of the first companies, so it's a consultancy,
and now it's known as PSD Financial Management Consultants. So the kind of a clients which I was taking care, whether those were Exteria, Boston Analytics, Inductis, which is now acquired by EXL. These are the clients. There was a strategy consulting role, analytics roles, which I hired for GE. I was hiring for the finance department regarding their finance and accounts function. Then Mooglix come, sorry, then Hyper Quality comes. The kind of the quality analyst which I was hiring, those were not just the BPO people who are just doing the calling. Then the specific business analyst people, the strategy analyst people. Then Sun Life Financial, which is basically a completely a captive unit. The hiring was a bit different, not just a normal BPO hiring. Then I moved to Moglix. That was a startup at that point of time when I joined the company. Like it was like around two or 300 people. Now it's like around 15, 1600 people company, which include all different functions, whether it's for infra and PSU, enterprise, packaging. So as a recruiter, the rewarding thing is to working on different positions at each point of time. See, the recruitment will remain same. The good part as a recruiter, which I believe I have to learn something or which gives me an edge over others, is the kind of a hiring which I'm doing. So that's the thing, the most rewarding thing. And I always say that the kind of a learning which I received initially, the base which has been made by two of the people, Anshuman Sinha, Anshuman Chandra and Pranesh Sinha. He was two of my seniors. Yeah, great And the folks, kind great of a chaps. learning which Yeah, I received from them, uh, I believe that's the base where I'm currently present. So I'm always thankful got to it, both of them. got it. Two different personalities and the kind of a learning Yeah, which I've received from them. both are amazing folks for sure. So, जैसे the other thing I'm like thinking of is like जैसे आप candidates को interview करते हो तो बहुत सारी क्वालिटीज जैसे होता है ना आपके पास पैरामीटर्स होते हैं कि आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर बंदे को असेस करना है फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल फॉर सर्टेन टाइप ऑफ रोल तो आप कौन से क्वालिटीज हैं मतलब जिसको आप हमेशा प्रायोरिटाइज करते हो बियॉन्ड समबडीज टेक्निकल स्किल्स वो कौन से क्वालिटीज हैं जो आप एज एन एचआर ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो किसी बंदे को स्क्रीन करते टाइम Right. See, totally depending on the position. Basically, usually, if earlier I was taking care of technical positions also in Moglix. Now I'm taking care of non-tech positions. So technical, there are certain points. Okay, whether the person is doing these technical points, technical skills or not. But the basic thing which I always ask to every person in regards to apart from providing their brief introduction, the person needs to tell me the kind of a professional exposure plus the specific family background. When the person start talking about the professional experience, that gives you a click, the kind of a challenges which he faced, the kind of a the if I talk about the if a person is saying I'm handling a team also, so irrespective of a person is handling a one person or more than one person, you're handling in different brains at one point of time. So what kind of a challenges or conflicts which you have handled, that reflects that the person is able to handle the current kind of a role which I am offering to him or not. So my call is mostly based on the answers which the other person is giving me. Let's say if I'm hiring a senior manager or AD or director, so the situations will be there, like what kind of a action which he took. That will tell the person is able to handle such kind of a certain kind of a risk over here or not, whether he's a risk taker or not. In regards to his throughout career, whether he took any kind of a risk in terms of it can be of any. Like suppose some people opt for an entrepreneurship after leaving the job. I'm not talking about the business which he brought, because that is something which is depending upon the situation. But whether that person has the risk taking ability to opt out from the comfortability, or I would say the comfortable aura. So that thing plays a very important role to judge a person whether he is able to clear my round, or whether just for a formality I don't want to proceed ahead कि चलो ठीक है
ऑपरेशंस को दिखाना है तो भेज देते हैं प्रोफाइल, लेट द ऑपरेशन डिसाइड। ऑफ कोर्स वो तो डिसाइड करेंगे ही, बट मेरे ऐसे अराउंड क्या रहा, दैट वाज आल्सो आई टेक इट वेरी सीरियसली, लाइक बिकॉज़ लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक आई टुक हाफ एन आवर का कॉल, द कॉल विल टेक बिटवीन 15 to 20 minutes, uh, uh, irrespective of um, whether it's a video call or a telephonic call with the person. And for the pan India hiring. Got it. Got it. Makes sense. सो महक, जैसे एक ये तो एस्पेक्ट था हायरिंग से रिलेटेड, आपके प्रेफरेंसेस से रिलेटेड, लेकिन एक चीज है जिस पे आई थिंक ग्लोबली जितने भी एचआर हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है विद द प्रोसेस ऑफ हायरिंग दीज डेज, एंड वो जो फिनोमेना है दैट इज वर्क फ्रॉम होम. Right? So with the rise of this, remote work culture, and especially the gig based culture, just say gig based, what I mean is a lot of people are getting into freelancing, right? Freelancing में भी लोग जा रहे हैं या remote work को ज़्यादा prefer कर रहे हैं. तो how do you think कि talent acquisition का strategy in this kind of world today, as an HR क्या होना चाहिए? I believe adaptability plays a very important role. Rahul. Hmm. Irrespective of during when COVID happened in 20 and 21, we are also doing work from home. How do you upgrade yourself in that kind of a environment is most important, because you're sitting on a on a bed or a chair and having an interaction with the leaders, with the candidates, meeting people, whether meeting face to face is totally different as compared to meeting over a video call. So how do you upgrade yourself? That is something which is depending upon the individual. If the person is okay कि ठीक है यार काम चल रहा है, मैं लेट के भी काम कर रहा हूँ, there are some people who do such thing Right. कि चलो ठीक है वर्क फ्रॉम होम है, Right. ऑब्वियसली किसी को पता नहीं लग रहा, मैं आराम से काम कर रहा हूँ चाहे जैसे मर्जी. वो फिर लेजी एटीट्यूड उतना अडेप्टेबिलिटी आपको अडेप्ट होने नहीं देगा. आपके लिए वही होगा कि हाँ यार ठीक है काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, सैलरी आ रही है, बट आप क्या कर रहे हो वो तो आपको पता है. Right. तो वो डिपेंड करता है कि लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे कुछ कंपनीज हैं आजकल, आई थिंक गुड़गांव में ज्यादातर कंपनीज हैं, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम. आई मीन मोस्ट ऑफ द Right. स्पेसिफिकली पीपल द कंपनीज व्हिच आर यूएस और इंटरनेशनली बेस्ड. Right. तो उसमें एज एन इंडिविजुअल आप कैसे अपने आप को अपग्रेड रखते हो कि आप उस कंफर्टेबिलिटी के आदी ना हो जाओ एक्चुअली. क्योंकि लाइक वो अगर आप आदी हो जाओगे तो आप कोशिश करोगे कि यार ये तो लाइक फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, कल से फिर वहां जाना पड़ेगा, तो चलो जॉब चेंज कर लेते हैं, और ढूंढते ही वही वाली जॉब है जिसमें वर्क फ्रॉम होम हो. वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब ढूंढना गलत या सही नहीं है, बट वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब में आर यू एबल टू जनरेट योर स्किल्स या अपग्रेड योर स्किल्स, वो बहुत जरूरी है. लाइक इफ आई टॉक गिव माई एग्जाम्पल टू अपग्रेड माई सेल्फ, ठीक है एक तरीका है कि लाइक ठीक है यूजली पीपल प्रेफर टू रीड बुक्स, वो ठीक है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलती रहेगी, but practically knowledge which I believe more on, I mean showcase on more on practical knowledge. How do I upgrade that thing, that is more important. So meeting leaders, having a interaction of 10-15 minutes with them to know the kind of a situation, because the I would be taking care of certain challenges at one point of time, at one level actually, but those leaders are getting reporting from people who are already working as ADs, directors, even senior directors also. So what kind of a challenges which they face and how they overcome, or how they I would say counter it. That is the thing which I prefer to learn. Hmm. So as a leader or as a individual, you have to upgrade yourself and adapt to the Right. ready to adapt for any kind of a situation. Right. वो मेरे लिए एज अ रिक्रूटर ज्यादा जरूरी है. राइट. बट ऑन द सेम लाइंस मयंक, एक चीज और है. हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर में ना क्या है कि लोगों की सोच ना डिवाइड हो गई है दो चीजों में. तो कुछ लोग, फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार घर रहने से आप बेसिकली अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाते हो, राइट, इन इन फ्रंट ऑफ टीम.
स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर लीडर्स, राइट? आप अपने आप को हाईलाइट नहीं कर पाते हो, आप अपने काम को हाईलाइट नहीं कर पाते हो। एंड जब आप, एज कंपेयर टू दैट, जब आप ऑफिस में होते हो, तो ऑफिस में रह करके आप अपने को ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को दिखा पाते हो कि ठीक है भाई, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, और आई एम सीरियस अबाउट समथिंग। वो चीज आप दिखा पाते हो। तो ये आपको क्या लगता है कि लोगों की ये वाली जो सोच है कि नहीं यार, मुझे ऑफिस इसलिए जाना है ताकि मैं दिखता रहूं, लोगों को लगे कि मैं काम कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि लोगों को ये लगने लगे कि जस्ट बिकॉज मैं घर पे होता हूं ना, तो शायद मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, राइट? क्योंकि ये बहुत लोगों में डिस्कशन रहता है, स्पेशली जब वो सेलेक्ट कर रहे हैं आजकल WFH। तो बहुत लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि मैं घर से आराम से काम कर सकता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा प्रोफाइल ऐसा है कि यार मुझे ना ऑफिस जाना ही पड़ेगा, मतलब देर इज नो एस्केप, वो मेरे को ऑफिस जाना ही पड़ेगा, घर से हमें अलाउड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उनको कंप्लायंस इश्यूज है, राइट? तो अगर उन्हें कोई कंप्लायंस इश्यूज हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपको हम ऑफिस तो बुलाएंगे ही, हाइब्रिड मॉडल या वर्क फ्रॉम होम मॉडल पे नहीं चलेगा। तो वो लोग का चलो सॉर्ट हो जाता है, उन लोग का सॉल्व हो जाता है, बिकॉज वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में अपने लीडर्स के सामने हैं, प्रेजेंट हैं। अब वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो सब कुछ लीडर्स को दिखता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन की जहाँ पे बंदा घर से काम कर रहा है, वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन क्या है ना कि वो ऑफिस में दिखता नहीं है किसी को। और कॉल्स पे भी वो लिमिटेड कॉल्स पे आता है, पूरे दिन में ऐसा नहीं है वी आर ऑन कॉल्स बैक टू बैक, राइट? हम लिमिटेड कॉल्स को ज्वाइन करते हैं। तो लिमिटेड कॉल्स पे लोग जाते हैं, अच्छा उसमें भी एक फर्दर फिल्टर लग जाता है कि हम कॉल्स ज्वाइन करते हैं, कैमरा ऑन नहीं करते, राइट? तो लीडर्स को कहीं ना कहीं माइंड में ये रजिस्टर होता है कि यार ये बंदा पता नहीं सीरियस है भी कि नहीं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा आपने कहा ना कि बिल्कुल लेट के ईज आउट होके काम कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि बंदा बिल्कुल मस्ती में है, काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इम्प्रेशन है, इसको कैसे बंदा करेक्ट करे, मतलब इसको फिक्स कैसे करे? क्योंकि ये एक आजकल ना बहुत डिबेट बन गई है कि यार मुझे ऑफिस इसलिए जाना है कि मैं लीडर के आगे अच्छा रिप्रेजेंट हो पाऊँ। जी, बहुत I can say it's a dark reality, unfortunately, of corporate, that there are certain leaders or some leaders who thinks कि if the person is not in front of you or not, हर आधे आधे घंटे में उसका कुछ मेल वगैरह ना आ रहा हो, तो वो इज नॉट वर्थफुल इनफ टू बी इन द कंपनी, इरेस्पेक्टिव चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हो या सामने आपके हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल थॉट है, लाइक दैट थिंग डिपेंड्स अपॉन द लीडर, the how, because you cannot make any person learn at that point of time कि यार you have to adapt whether you are the right leader or not. Leadership qualities, it depends. अगर आपकी ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि यू वांट टू सी द पर्सन कि हाँ हर एक घंटे में उसका कुछ मेल आ रहा है या वैसे वो आपको दिख रहा है फॉर द विजिबिलिटी ऑफ कि हाँ यार वो काम कर रहा है, तो सोच बहुत खराब, मुझे लगता है खराब है। कि लाइक कि अगर मैं वो लीडर नहीं हूं, अगर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि बंदा काम कर, मेरा काम सामने काम नहीं हो रहा। एक लीडर तो वही है जिसे पता हो कि लाइक कि उस अ पर्सन हु ट्रस्ट हिज और हर टीम, कि वेदर द टीम जो काम कर रही है आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। उसके लिए टीम का सामने ये काम करना ऐसे लेके या लैपटॉप लेके घूमना वो जरूरी नहीं है। तो एवरी लीडर हैज इज ओन एस्पेक्ट्स कि ये चीज अच्छी है बुरी, क्योंकि ये चीज सिखाई जा नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली। ये तो लाइक पूरा फिर एनवायरनमेंट ही वो क्वेश्चनेबल है कि लाइक कि ठीक है, अगर वो उस कंपनी का एनवायरनमेंट ये है कि लाइक वहां पे सबको दिखाना पड़ेगा तो ही लीडर्स को नजर आएगा, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि एंड इट्स अ इंडिविजुअल थॉट फ्रॉम द पर्सन एंड वेदर ही वुड लाइक टू वर्क इन दैट काइंड ऑफ अ कंपनी और नॉट। इज देयर एनी ग्रोथ? ये ग्रोथ मेरे अकॉर्डिंग मॉनेटरी ठीक है, जो होती है तो होती है, बट आपकी ऐसा मेंटली ग्रोथ भी बहुत जरूरी है काम के प्रति। तो वो ट्रू। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट चेंज द लीडर्स, अ लीडर शुड चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो तो राइट। लाइक उसमें उसमें कमेंट हम कर नहीं सकते कि लाइक यार वो अगर उसका, क्योंकि वो दैट इज समथिंग व्हिच इज हिज थिंकिंग, and we already crossed that kind of an age where the thinking cannot be changed from by giving a suggestion or ट्रू। saying this thing. ट्रू। आई थिंक इट्स समथिंग कि आपका ना एज
से भी सच कहूँ तो ज़्यादा शायद लेना-देना नहीं होगा, बिकॉज़ आप जब प्रोफ़ेशन में आते हैं ना, मतलब अगर आप आए एज़ एन एसोसिएट, ठीक है? तो जब एन एसोसिएट बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से भी जब आप करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो तब भी क्या है ना कि आप अपना स्कूलिंग करके आए हैं, आप अपना कॉलेज करके आए हैं। तो एक आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक सोशल सर्कल है आपका जिस जहाँ से आप आते हैं, ठीक है? फिर आपकी अपब्रिंगिंग है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मतलब एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कुछ ऐसा हो जाता है कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग जैसे आप हैं, वही कहीं न कहीं वो कंटिन्यू हो जाता है। तो और डेफ़िनेटली उसको बदला नहीं जा सकता, यू यू वेरी वेल सेड। और हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि वन कैन नॉट रियली चूज़ देयर सुपीरियर, वन कैन नॉट चूज़ देयर लीडर्स। और लीडर्स के लिए चलो ये ईज़ी रहता है कि दे कैन चूज़ देयर टीम, राइट? वो चाहें तो वो अपनी टीम को इधर से उधर कर सकते हैं। लीडर्स आर ऑलवेज़ फॉर्च्यूनेट विद दैट। तो वो कर पाते हैं, बट हाँ, ये कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा सैड रियलिटी है कि वन कैन नॉट चूज़ देयर लीडर। एंड उसके साथ फिर आपको देन देयर आर अदर टैक्टिक्स, देन देयर आर अदर स्ट्रैटेजीज़ जिनकी मदद से यू कैन मेक थिंग्स ईज़ी फॉर यू एंड योर लीडर। सो और ये भी डेफिनिटली कहो वो कि अगर इफ आई एम अ लीडर, आई प्रेफर टू have a person who should be a leader rather than a follower in my team. Followers तो like it's a spoon feeding. मैं ये कर रहा हूँ, चलो ये भी आपको करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. A leader is something like वो गलती भी करेगा और गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे. तो that thing depending on the leader की whether he is okay to have a person who is a leader in his team or he is preferred followers in his team. तो वो कॉल है. मेक सेंस, मेक सेंस। नाउ आई वांट टू शिफ्ट गियर्स टू समथिंग व्हिच इज लाइक आजकल सभी की जुबान पर है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? सो व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि आपने एआई को लेवरेज करना शुरू किया एज अ रिक्रूटर, एज एन एचआर, और अगर आपने शुरू किया, सो हाउ यू आर यूजिंग एआई दीज डेज? आप आपको एआई कैसे हेल्प कर रहा है इन योर वर्क? Like see, AI, depending upon the work which I'm doing. Like suppose as a recruiter, a small example. Like suppose there's a person who has joined my company as an executive or a senior executive, writing mails or emails towards whether to a senior, whether to any other leader. मेरे सेंटेंस ठीक हो रहे हैं या नहीं, या मुझे कुछ लाइक how it can be improved, like how can I suffice the matter rather than writing lamba lamba mails. उस चीज के लिए people take help of chat gpt. Sometimes राइट, they mention the specific line what they want to say, chat gpt उसका short करके दे देगा. But as a person, are you prefer to depend upon that tool every time? क्योंकि अगर वो हो जाएगा वो एक आदत बन जाएगी. वो और एक बार वो आदत बन गई तो आप अपने से कुछ सेंटेंस लिख ही नहीं पाओगे. लिख भी दोगे तो आपको लगेगा नहीं यार एक बार चेक करा लेते हैं, शायद कुछ और नया अच्छा दिख जाए मिलने को. तो आपको डिपेंडेबिलिटी हो जाएगी. तो वो अगर बंदा वैसे कुछ मतलब लिखना है जब एनी विच रिक्वायर्ड सर्टेन पॉइंट्स और अ क्रिस्पी लैंग्वेज, ठीक है, एक बार यूज दो बार यूज कर लिया. आई एम नॉट सेइंग कि एक महीने में हफ्ते में वो उसका कॉल है, बट राइट, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है उस समय. बट लेकिन राइट, डोंट हैव दैट थिंग एज अ डिपेंडेबिलिटी, क्योंकि फिर आपकी जो ग्रोथ है ना बहुत स्लो हो जाएगी. क्योंकि आपको हर चीज के लिए फिर उसकी मदद ले. अभी तो मैंने खाली एग्जांपल दिए राइटिंग का. आपने कुछ एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, इंस्टा पे मैंने देखा है कि पीपल आर कमिंग अप विद पॉइंट्स कि ठीक है एक्सेल का काम भी ले लेते हैं, पीपीटी वगैरह भी बना लेते हैं. तो ठीक है, मतलब दैट थिंग डिपेंड, बट लेकिन उससे काम भी जल्दी हो जाएगा. बट अल्टीमेट एंड ऑफ द डे, हैव यू लर्न एनीथिंग? क्योंकि लर्निंग इज नॉट अबाउट getting the data from chat gpt. Is learning is like, are you able to do the same thing? I'm not saying about the speed over here. I'm talking about the skills which you are using through the chat gpt and or by yourself.
हाँ, राइट, मैंने देखा बहुत से लोग रिज्यूमे वैसे बनाते हैं। आजकल अगर मैं एज़ एन एचआर की बात करूँ, रिज्यूमे दे आर मेकिंग और चलो चैट जीपीटी पे डाल दें या कोई और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप अपनी खाली डिटेल्स डालिए, आपको एक फुल फ्लेज्ड रिज्यूमे मिल जाएगा। राइट, वेरी गुड वर्ड्स। राइट, एज़ अ एचआर वो वर्ड्स की अगर आप बात करो उन लोगों से, तो उनको उनका मीनिंग भी नहीं पता होगा। तो उस तरह के रिज्यूमे राइट, का फ़ायदा क्या है? राइट। एंड आई थिंक अब ये चैलेंजिंग भी हो गया होगा एज अ रिक्रूटर, बिकॉज पहले जैसे आप रेज्यूम को स्क्रीन करते थे तो आप पढ़ते ही एचआर बता देते थे कि भाई अ, यार ये बंदे ने जिस तरह का रिज्यूम बनाया है तो ये कितने पानी में होगा। कि जैसा रिज्यूम ये बना के लाए बंदा कितने पानी में। ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि अब आपके पास में जीपीटी जनरेटेड रेज्यूमेज आने लगे हैं जिसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, टेक्निकल स्टफ सारा ऑन पॉइंट है एज पर द डिमांडेड रिक्वेस्टेड प्रोफाइल। सारा कुछ उन्होंने सारा स्किल सेट वगैरह रिज्यूम में प्रॉपरली डाला हुआ है। एंड नाउ आई मीन देर आर लॉट ऑफ एआई enabled वेबसाइट्स जो रिज्यूम बिल्ड करके आपको देती हैं विद इन वेरी नाइस फॉर्मेट्स एंड टेम्पलेट्स। तो डेफिनेटली ये तो सुपर चैलेंज अब बन गया होगा कि यार बंदे से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना बात करे अब आप जज नहीं कर सकते कि ये जिस बंदे ने रिज्यूम भेजा है ये कितने पानी में है। राइट, मैं खुद कहता था कि लाइक जब मेरे लाइक वन ऑफ द लीडर टोल्ड मी, आई मीन द थिंग व्हिच आई लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, कि एक रिक्रूटर को 18 सेकंड लगते हैं एक रिज्यूमे को देखने के लिए वेदर द पर्सन इज वर्थफुल इनफ टू बी कॉल्ड और नॉट। तो अब वो जैसे कि आपने एग्जांपल दिया चैट जीपीटी से वो आ जाएगा, मुझे शायद देखने में भी ठीक लगे, तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट में मुझे कॉल करना ही पड़ेगा। ट्रू। और वो फिर लाइक मतलब टाइम लगेगा कि लाइक क्या मतलब राइट, एटलीस्ट 5 मिनट तो दूंगा ही, अगर लेट्स से अगर मुझे मैं देख भी लूं कि एटलीस्ट चलो, क्योंकि लाइक मैं अनफॉर्चुनेटली उन रिक्रूटर्स में से नहीं हूँ जो कि कॉल करें और पूछें कि अच्छा आप यहाँ काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, कितना नोटिस पीरियड है, अच्छा ये काम करते हैं, ओके चलो ठीक है आपका इंटरव्यू हम शेड्यूल करते हैं। मैं मेरे एंड से अगर प्रोफाइल किसी भी लीडर के पास जा रही है रिस्पेक्टिव टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, so there would be a certain points which I need to present in front of the leader कि हाँ यार ये मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है, ये गलत है, ये चैलेंज है। नाउ आई विल राइट, टेक योर कॉल कि लाइक ड्यूरिंग द राइट, ऑपरेशन राउंड कि कैसा रहता है वो आपको देखना पड़ेगा। राइट। तो सो एटलीस्ट कॉल तो आई चला ही जाएगा। नाउ आई अगर थिंक उस मैं पोजीशन पे सबको जा रहे हैं। सब लोगों को ना एक चीज जानने में इंटरेस्ट होगा, आई एम श्योर सब ऑडियंस को एक चीज जानने में इंटरेस्ट होगा कि वो 18 सेकेंड्स में एक रिक्रूटर क्या देखता है। यार पता है ये 18 सेकंड ना, ये मतलब ये चीज बताई नहीं जा सकती कि लिए क्या है क्या नहीं है, बिकॉज दैट थिंग डिपेंड अपॉन, मैं जब अगर लेट्स से अगर कोई मेरे पास पोजीशन है एंटरप्राइज सेल्स की या एंटरप्राइज कैम की, राइट, देयर वाज अ न्यू फंक्शन अर्लियर, स्ट्रेटजी वैल्यू मैनेजमेंट। तो जेडी मुझे पता है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे पता लगेगा कि लाइक यार वो चीज जो मुझे चाहिए अपने इस रोल के लिए वेदर इट इज देयर और नॉट, वो मैं एक लाइन में या एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के साथ नहीं बता सकता किसी को कि हाँ ये चीज है, ये अगर आप देख लोगे या लाइन आ जाएगी तो आप उसके बंदे को कंसिडर कर सकते हो। ये आई थिंक मेरे ख्याल से शायद एक्सपीरियंस के साथ बंदे को खुद आ जाएगा। 18 सेकंड तो मुझे राइट, उस लीडर ने कहा था, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मुझे एटलीस्ट इतना टाइम तो किसी रिज्यूमे को देना ही चाहिए। आई हैव सीन रिक्रूटर्स जो कि रिज्यूमे देखते हैं, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, विद इन 5-6 सेकंड, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि लाइक जो मुझे लगता है कि आई थिंक यार आप लोगों ने शायद वो रिज्यूमे ठीक से पढ़ा ही नहीं। 5-6 सेकंड में जस्ट अ ग्लांस, नॉट अ रीडेबल थिंग। तो इतना तो मैं खुद एटलीस्ट उस जिस बंदे ने अप्लाई करा है, द पर्सन हैव सम थॉट्स कि यार मैं इस रोल के लिए अप्लाई करूं, मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं ठीक हूं, द राइट, पर्सन राइट। डिजर्व दैट 15 to 18 seconds ऑफ माइंड। ये तो फायदा नहीं है कि एंड लाइक मैं ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दूं जस्ट फॉर सेक। यार पता है क्या, एक ना मयंक, एक ना शिकायत आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता आप तक पहुंची है कि नहीं, आई एम श्योर पहुंची होगी कभी ना कभी। तो एक शिकायत लोगों को हमेशा एचआर से रहती है, रिक्रूटर्स से रहती है कि यार जब आपको हम समझ में आ जाते हैं एज अ प्रोस्पेक्ट तो आप हमें कॉल कर देते हो, ईमेल कर देते हो, बता देते हो, बट जब हम आपको नहीं समझ आते, ठीक है, या इवन इफ यू आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग अस और शॉर्ट लिस्टिंग अस, तो सबकी शिकायत ये रहती है कि यार
एचआर कभी हमें बताता क्यों नहीं है कि ठीक है हम नहीं सेलेक्ट हुए? या या चलो ये हम बहुत अभी प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली हैं, बहुत बता एक देंगे आपको। तो मैं आई हैव ये सीन पीपल, इसका फंडा क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? ये बताओ यार। इसकी सच्चाई तो यही है कि एज अ रिक्रूटर आपको बताना चाहिए, दैट्स योर ड्यूटी। टचवुड मैंने जो भी, अगर कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है तो मेरा रहता है कि मैं एटलीस्ट उसे बता दूं दैट यू आर रिजेक्टेड। और चाहे वो मेल के थ्रू बताऊं, कॉल के थ्रू ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान को मैं कॉल करता रहूं, बट लेकिन मेरा जरूर रहता है कि एटलीस्ट फ्रॉम द एचआर परस्पेक्टिव अ पर्सन शुड बी अवेयर कि द पर्सन इज रिजेक्टेड एंड होपफुली विल गेट बैक टू हिम इन फ्यूचर, चाहे वो फ्यूचर इन अ स्पैन ऑफ 6 महीने के बाद आए या बाद में आए। हम्म, तो आई हैव सीन पीपल जिसको रिवर्ट नहीं आ पाता। बड़ी बड़ी कंपनीज दे यूज सर्टेन सॉफ्टवेयर जिसपे जब वो बंदा रिजेक्ट हो जाता है दे ड्रॉप एन ईमेल, जो कि अच्छी बात है। बट कुछ छोटी कंपनी अभी भी ऐसी हैं अनफॉर्चुनेटली जो कि नहीं बता पाती होंगी। तो हम्म, रिक्रूट दैट्स अ कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर्स टोटली कि जो कि बताना चाहिए। मुझे पता है कि लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है। मेरा जो मुझे कोई कहता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा रहता है कि यार मेरी कंपनी में काम कर रहा पियून के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहा है। तो राइट, ये जो वर्ड है ना, टाइम नहीं है, ये बहुत इजी है यार। लाइक अ पर्सन शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्क और इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम, क्योंकि टाइम तो सबके लिए एक जैसा है। तो एज अ रिक्रूटर अगर उस बंदे ने अपना टाइम दिया है, इंटरव्यू में गया है, आया है, इंटरव्यू दे के गया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिजेक्ट अगर हो रहा है तो मुझे उसे इन्फॉर्म करना है रिलेशन में। देर आर सर्टेन टाइम व्हेन पीपल गिव मी अ कॉल कि अच्छा मैं कोई स्पेसिफिक फीडबैक था कि हम रिजेक्ट हो गए। तो वो रहता है कि लेकिन ऑब्वियसली जो रिजेक्ट का रीजंस होता है दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेबल बाय एवरी पर्सन। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि लेकिन यार आपका ये चीज खराब था, बिकॉज लाइक वो बहुत डीप हो जाता है कि लेकिन रीजन के लिए वो कहेगा नहीं मैंने तो ऐसे नहीं किया था, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। व्हेन ओके, आई गॉट रिजेक्टेड मेरे पास ही पॉइंट आते हैं कि मुझे मुझे बोल, मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे नहीं किया था, मैंने ऐसे किया था, बट लेकिन ठीक है वो जो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वाटर अंडर द ब्रिज, यू कैन डू एनीथिंग। बट एज अ रिक्रूटर अ पर्सन शुड टेल द कैंडिडेट कि आप रिजेक्ट हो गए। हम्म, क्योंकि लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, बहुत इंस्टेंस हुए हैं जब मैंने कैंडिडेट्स को बता दिया है और वी कनेक्टेड अगेन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, चाहे 6 महीने, चाहे इवन 1 साल बाद भी, और वो दूसरी पोजीशन के लिए क्लोज हो गया। I tell you a recent example. What happened? One person has been interviewed for a certain B location. He is currently in A. Initially, he was saying कि मैं relocate कर लूंगा and all that वगैरह। सारा प्रोसेस हुआ, the candidate cleared the round, but unfortunately the person won't be able to relocate, जो कि उसने मुझे तब बताया जब हमारा salary discussion हो चुका था and all that। राइट, और he gave a valid reason। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही वाज अ गुड ओके, कैंडिडेट एंड आफ्टर 3 or 4 months आई कनेक्टेड विद हिम अगेन फॉर अ सिमिलर ए लोकेशन ऑन द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। एक कैंडिडेट मुझे बोलता है कि मैं रिलोकेट ही नहीं करूंगा, और मुझे फोन उठाना बंद कर देता है, या मैसेज कुछ नहीं, मैं मैसेज रिसीव कर रहा हूं तो सब कोई रिवर्ट नहीं करता। तो उस तरह कैंडिडेट को आई विल नॉट रिपीट फॉर एनी ओके, ऑफ द लोकेशन, चाहे वो ए लोकेशन हो, चाहे बी हो या सी हो। So to maintain a strong relationship from the candidate's perspective as well as from a recruiter's perspective are both two different, two things which should go simultaneously. ओके, Okay. कूल। सो यार एक अच्छा एक ये चीज बताओ मैं, जैसे आप कभी आपके फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, आपके लाइक माइंडेड सर्कल में आप बैठते हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर सम ड्रिंक्स और समथिंग, ठीक है, आप सबके साथ बैठे, आपकी कुछ डिस्कशन होती है, तो आपका एचआर ग्रुप जो होता है, व्हाट आर लाइक टॉप थिंग्स दैट यू गाइस डिस्कस, व्हाट आर दोज कॉमन टॉपिक्स जो आप लोग डिस्कस करते हो एज एचआर? यार अभी ना मेरे जो दोस्त हैं यूजुअली जब हम मिलते हैं तो वी ट्राई कि ठीक है अच्छा मतलब काम से रिलेटेड बात ना करें, कि काम तो ऑलरेडी मैं 9 घंटे करके आ रहा हूँ मिलके भी अगर वही बातें करूंगा तो, क्योंकि वी ऑल नो कि हाँ क्या चीजें हैं।
ज्यादा से ज्यादा वो ले ले बात कर लेंगे, यार हमारे पास एक पोजीशन है, कोई है बंदा तेरे आसपास जो कि मतलब तुझे कभी मिला हो, तेरी वहां पे पोजीशन ना हुई हो, तो अगर मुझे देना हो तो वो बातें हो राइट, सकती हैं। कि अगर कोई कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट जो रिजेक्ट हो गया था, बट ही वाज अ गुड कैंडिडेट, मेरे पास एक पोजीशन है वहां पे है, तो वो बातें आते होती रहती हैं। लेकिन राइट, यूजली राइट, क्योंकि मेरे एंड से राइट, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के जो लोग थे वो अब हो चुके, अब मेरा खाली ऑफिस के ही, जैसे मैं अगर मिल जाऊँ अंशुमन वगैरह को, लास्ट ईयर आई वेंट टू कोलकाता, तो आई इंटरेक्टेड विद वन ऑफ माय पर्सन हु हैव बीन हायर्ड इन हाइपर क्वालिटी, इमरान। तो ही इज इन फिलिप्स नाउ। तो बट लेकिन हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि वो हम दोनों को पता है कि जो काम चल रहा है वो तो लाइक सेम सारी ऑर्गेनाइजेशन में राइट, सिमिलर ही है। अगर कैंडिडेट्स को हम 10 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं या 5 कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, तो दे विल बी सम बैकआउट। ऑफर दिया गया है तो दे विल बी सम बैकआउट। बट एज अ रिक्रूटर मुझे क्या उस चीज को चेंज करना है और हाउ आई कैन इम्प्रूव दैट, दैट इज समथिंग विच इज डिपेंडिंग अपॉन मी। वो मैं दूसरे रिक्रूटर से पूछ के या दूसरा रिक्रूटर मेरे से पूछ के सीख नहीं पाएगा, जस्ट एड ऑन नहीं कर पाएगा। सजेशन के लिए अगर पूछना कॉल करना चाहे, दे कैन गिव मी अ कॉल, या वैसे बिकॉज आई एम probably connected with the previous recruiters few of mine, although like सब ज्यादातर सब बिजी हैं सब में, तो बहुत कम ही बात हो पाती है, मिलजुल पाते हैं। उस समय हम कोलकाता गए थे तो मिल लिए, बट उसके अलावा बहुत रेयर है ओके, मिलना जुलना। बाकी जो होगी, लेकिन लोग जैसे मेरे डिपार्टमेंट ही अगर जा रहे हैं, तो वो भी इवन दे आल्सो डोंट टॉक। हम मतलब नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई बात हो रही है तो वो चल जाएगी, अच्छा ये एक पोजीशन पे और चाहिए था हमें बंदे एंड ऑल दैट वगैरह। वो तो नॉर्मल, चाहे मैं ऑफिस में बात करूं चाहे नॉर्मल पार्टी वगैरह में। लेकिन वो ये है कि लाइक प्रेफर ओके, करता है बंदा कि अगर मिल रहे हैं तो ये सब बातें ना हो, जरूरत हो नहीं। कूल। सो मयंक, एक ये आप बताओ ऑडियंस को कि इस करियर में आने के लिए, रिक्रूटमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज करियर में आने के लिए, अगर कोई बंदा बिल्कुल अपने स्टार्टिंग स्टेज पे है आज, मतलब यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, अभी बस कॉलेज पास आउट हुए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अ गुड स्टेबल करियर. So first, I want to know, okay, do you consider recruitment still, like in today's time, a good, stable, lucrative career? And if that is true, then how that student, वो बंदा जो है जो अभी बस कॉलेज पास आउट हुआ है, वो बंदा कैसे रिक्रूटमेंट वर्ल्ड में अपना पहला कदम वो बंदा कैसे रखेगा? आई स्टिल बिलीव, बिकॉज लोग कहते हैं नॉर्मली यूजली रिक्रूटमेंट तो एक प्रोफेशन है, मेरे लिए मेरी जिंदगी है, जीने का एक तरीका है। तो आई टेक रिक्रूटमेंट और आई वुड से टैलेंट एक्विजिशन और बीइंग इन ह्यूमन रिसोर्स लाइक दैट, कि मेरी जो लाइफ चल रही है ये इसी की वजह से चल रही है। और लाइक व्हाटएवर आई डू, चाहे राइट रिव्यू, चाहे आई ऑब्जर्व एनीवन, it's the base thing for me. And any person who is coming out from any college, irrespective whether you are coming out from tier 1 college or अगर normal college है, तो tier 1 college में you will get an added advantage that the first company which you will get, that you will get a more only in a company, because like as I started my career through a consultancy, because like if I was going to a company, they were saying like you don't have much experience, you are a fresher. To gather that fresher, I need to be in the that consultancy. So do not hesitate if the person is coming out from any college and he wants to get into in the career of human resources, so he needs to learn something. और लर्निंग स्टार्टिंग ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप कॉलेज से निकले और आपको मैनेजर बना दिया जाएगा। यू हैव टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। Right. और उस स्टेप्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी लर्निंग। वो लर्निंग आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसी से आएगी। तो उसमें आप अपना लाइक ट्राई टू बी मोर सिंसियर रेदर देन सीरियस। आई ऑलवेज बिलीव लाइक आई प्रेफर टू बी सिंसियर रेदर देन सीरियस। तो इफ यू आर सिंसियर अबाउट योर वर्क, you will gel up with the work, you will learn from the seniors like the way I did. I'm not Right. saying like I was lucky to have such seniors, और अगर ये भी नहीं है कि अगर मेरे पास सीनियर्स नहीं है तो मैं सीख नहीं पाऊंगा।
एज एन इंडिविजुअल यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ, एवरी डे शुड बी लर्निंग, चाहे एक चीज ही सीखो, कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। Hmm. और वो नया क्या है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बताना पड़ेगा दूसरे को कि क्या नया मैंने सीखा। दैट इज समथिंग विच इज विल बी प्रेजेंट इन योर माइंड और इन योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या है, हाँ ये चीज, और वो यूज में आएगी आएगी, अभी नहीं आ रही लेकिन बाद में आएगी। बट अगर वो लर्निंग नहीं रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू बी हैव यू नो ऑन योर टिप्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर मैं कॉलेज से किसी को, मैं लेट्स से फ्रेशर ले रहा हूँ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो मुझे रटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं। चाहे इफ आई टॉक अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीएफ डिडक्शन और ये ईएसआईसी डिडक्शन, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम हायरिंग Right. यू in the compensation and benefits vertical function, or you can say payroll side, Right. but ये बेसिक्स है। मुझे एचआर में क्यों जाना है, हाँ मैं सबसे अच्छा बात करना चाहता था, मुझे अच्छा लगता है सबसे बात करना, वो तो ऑब्वियस है, लाइक बात करना है, लाइक वो चाहे मार्केटिंग का बंदा वो ही बात करेगा ही करेगा। Hmm. I like the attitude to be in HR. That's why I'm in HR. True. True. The thing which I see in higher the Right. training which I did over there, I like the Right. attitude of those people. Right. I think you're right about that, Mayank, because बहुत लोगों को ना एचआर का कंप्लीट फंक्शंस नहीं पता कि मतलब एचआर फंक्शन में क्या क्या अलग अलग डिफरेंट वर्टिकल्स उसमें मौजूद हैं। सो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ चैट, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग कॉन्वर्सेशंस और बस इतना ही है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वो हंसी ठट्टा बनता रहता है ना कि एचआर है तो मतलब रंगोली। रंगोली। तो वो एक इतना कॉमन मीम बन चुका है, हम लोग 10-15 साल से वो सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, यू आर राइट, एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के साथ कि वो उन सारे वर्टिकल्स के बारे में जानते नहीं हैं, उन वर्टिकल्स को नहीं समझते हैं, और यही कारण है कि वो सिर्फ एक सुपरफिशियल एक इमेज है जिसको वो समझते हैं कि अच्छा ठीक है, रिक्रूटमेंट ऐसा होता है, एचआर ऐसे होते हैं। तो यू आर राइट अबाउट इट कि उनको जानकारी की बहुत ज़रूरत है। जब तक उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा तब तक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन चूज कि मुझे एचआर में ही किस वर्टिकल में जाना है या मुझे किस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करनी Because during your study, you get to know कि there are functions, talent acquisition, compensation and benefits. Now it's called a payroll or HR operations nowadays. है। राइट, राइट, Employer relation earlier, now it's called HRBP, training and राइट, development. Or you want to get into in journalist role. Journalist role to total सारा आ जाएगा. Usually small companies prefer to have a person who is doing all the things. बड़ी बड़ी कंपनी राइट, में दे आर मोर इंक्लाइंड, देयर आर सर्टेन फंक्शंस, चाहे मैं टैलेंट एक्विजिशन में जाऊँ, तो वहाँ कहाँ जाना है ट्रू, वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ट्रू, तो या, एटलीस्ट स्टडी दैट वेल कि एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर कि मुझे जाना कहाँ है, राइट, कि मुझे टैलेंट एक्विजिशन में जाना है, या मुझे कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में जाना है, या मुझे एलएनडी में जाना है, मुझे ना हायरिंग करनी है, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ठीक हूँ, या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विच इज अर्लियर नोन एज। तो वो आपको लाइक एज अ पर्सन स्टडी करना पड़ेगा थोड़ी देर एटलीस्ट, ताकि आप एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाओ कि मुझे जाना कहाँ है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल who opted for during my MBA time, who opted for human resources or even finance department, but they move into marketing. राइट, तो आई डोंट थिंक सो, मेरे लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, लाइक कुछ लोगों ने कहा था, आफ्टर दैट दे मूव, खाली एक दो ही हो भी फिलहाल होंगे जो लाइक हु आर इनटू एक्चुअल ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मी, हु आर डूइंग द सेम वर्क फ्रॉम ओके, द ओके, आफ्टर 2011 पास आउट। ओके, वो कूल। और जाना ना सो आई जाना, थिंक, ये कोई इसमें कोई वो गलत नहीं है, मतलब इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉल। तो ये अगर आपने ये करा था कि ऐसा कहीं पत्थर पे लिख नहीं दिया गया कि मैंने अपना मेजर तो मार्केटिंग फाइनेंस में किया था या एचआर में किया था, तो मैं मार्केटिंग में क्यों जा रहा हूँ। अगर आप जा राइट, रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड बी लाइक नॉलेज तो कहते हैं वहां भी करनी पड़ेगी। सो आई थिंक दिस इज like pretty much everything that I had on my mind, right? I think I have asked everything that I had on my mind. So, any uh, departing words you want to say? जाने से पहले सब लोग के लिए कुछ भी आप एक मैसेज देना चाहो, मैम। गाइस इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, नेवर गिव अप and never lose your passion. Like I do have my passion of writing or watching movies. Right, So
I need to take out time for that. Sometimes before a certain period of time, I used to play chess also, so I involved in tournaments. So do not leave your passion behind just because you're doing your work. Work is good, irrespective of whatever the work which you are doing, but do not lose your passion, because that is something which gives you a hope to live, or to doing something different apart from the usual work which you are doing. So that's the thing, awesome guys. man. I think this is like बहुत ही एक इंस्पायरिंग बात है समझने के लिए सब लोगों के लिए डेफिनेटली. एंड आई थिंक दिस एंटायर सेशन जो हमने आज लिया है ना, मेरे को लगता है मैं कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बहुत लोगों को समझने के लिए. बहुत सारे जो कॉमन मिथ्स लोगों के बीच में है ना, स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर के, रिक्रूटमेंट इटसेल्फ एज अ करियर को लेकर के. एंड देन नॉट जस्ट दैट, इवन अपने हॉबीज को भी परस्यू करने को लेकर के, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया, यू बीइंग यू नो अ मूवी रिव्यूअर, योर लव अबाउट इट, योर पैशन अबाउट इट. सो उस चीज के लिए भी आई एम लाइक वेरी मच श्योर दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, कि उनको वो इंस्पिरेशन मिलेगा. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आपका कुछ करने का मन होता है, आपका बहुत इच्छा होती है कुछ करने की, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं पाते. क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आप स्केड्यूल में फँसे होते हैं, बिज़ी होते हैं. आपका जो रोज़मर्रा का काम होता है, उसमें आप बिज़ी होते हैं. बट मुझे लगता है कि विद आवर कन्वर्सेशन विद यू टुडे, उसका एक बहुत बड़ा इन एक इंस्पायरिंग एलिमेंट है कि आप बिज़ी भी हो सकते हैं अपने करियर में, बट एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा-सा समय, थोड़े-थोड़े वो जो मोमेंट्स हैं, वो पल हैं, अपने हॉबी के लिए निकालें, तो डेफ़िनेटली आप कुछ कर सकते हैं. और धीरे-धीरे करते-करते यू कैन लिटरली मेक समथिंग बिग एंड फॉर योरसेल्फ. So I think that that's a very inspiring overall summarized message that I have gained from this session, this podcast today. So, DB, we have given the closing statement also for the podcast. So, like, I mean, we can fix things in the editing table later on as well. So, do you have anything for Mayank? Before we like adjourn the session, do you have anything for Mayank? Yeah, एक मेरा क्वेश्चन था. I mean, it's interesting in my head. I'm not sure कितना सही रहेगा. So basically ये hiring related question है. This I'm sure Rahul has also experienced it. This is usually हमने operational या technical kind of round में हमने face किया था. This is kind of an experimental hiring के around topic है. So मैं उसमें आपका एक input या आपका opinion सोचना चाहता. That is from an HR perspective. हुआ ये था कि कई बार हम ना एक्सपेरिमेंटल हायरिंग कर लेते हैं. एग्जाम्पल, किसी प्रोफाइल में हमें एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट या डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, या माइंड में एक रोल फिक्स होता है कि अच्छा ऐसा कुछ होगा तो ये हमारे इस पर्टिकुलर रोल के लिए फिक्स हो जाता है. दैट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. मैं यहाँ पे मैं प्रेजुडिस की बात नहीं कर रहा है, कि एक्सपीरियंस में हो जाता है कि यार ओके, हम अगर इस पर्टिकुलर रोल के लिए हायर कर रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ एक होना चाहिए इनपुट उस बंदे में, तो हम हायर कर लेंगे. कई बार हम एक्सपेरिमेंटल हायरिंग करते हैं कि सपोज दैट गाय इज टू यंग फॉर दैट रोल और टू ओल्ड फॉर दैट रोल. ऑल्दो मैं इस फैक्टर नहीं इंक्लूड करना चाहता, बट इवन डेमोग्राफी और जो भी उसके बैकग्राउंड या उसके स्किल्स रहे हैं, बट वी स्टिल व्हाइल टॉकिंग टू दैट पर्सन हमारी एक वाइब कनेक्ट हो जाती है कि यार इसमें कुछ है, आई कैन गैम्बल ऑन दिस गाय. सो हम उसको हायर कर लेते हैं, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम एचआर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. आई वुड गैम्बल ऑन दैट गाय. मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, ये बंदा सही रहेगा, मुझे इसमें एक जज्बा दिख रहा है. कई बार वो फिट हो जाता है. एंड सिमिलरली डायकोटोमी के हिसाब से कई बार हमें लगता है कि यार ये बंदा एकदम सही रहेगा, इसमें बहुत सारी वो टेक्निकल डिटेल्स हैं. सो क्या हम इसको हायर करें तो या ना करें, तो हायर करते हैं, लेकिन वो एक डिजास्टर बन जाता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ हायरिंग डायकोटोमी रिलेटेड क्वेश्चन. एक तो डिजास्टर, हमें लगता है ये सही होगा, बहुत ही गलत निकलता है, एकदम फिटमेंट में फ्लॉप होता है. और कई बार हमें लगता है यार ये शायद ना काम नहीं करेगा, लेकिन वो एकदम स्टार बन जाता है उस पर्टिकुलर रोल पे. क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कभी एचआर में? अब इसमें यूजली मैं ऐसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं तो देयर अ टर्म विच इज पोटेंशियल बेस्ड हायरिंग.
आई हैव सीन देयर इज अ पोजीशन या अभी पोजीशन नहीं है या आने वाली है, but we interacted with a person who have the ability to be a leader irrespective of whether it's that in that function or anyone. तो उस पर्सन को वी प्रिफर टू हैव इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वी कैन सी दैट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल इन दैट पर्सन विच कैन जनरेट बिजनेस फॉर अस. और जो आपने दूसरी बात बताई कि यूजली हमने हायर किया और वो बैक फायर कर गया, इतना कुछ एक्शन नहीं हुआ उस पर. ये यूजली मतलब इनिशियली मैं जानता हूँ कि लाइक जब व्हेन आई वाज हायरिंग फॉर वन ऑफ आवर clients in PSG, that was an analytics company. They took around 1 or 2 months to have that person. बहुत conversation चले थे, salary negotiation बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था कि like he was expecting that much of amount. We are like giving a different amount, but ultimately we have with the person, क्योंकि हमें लगा था कि हाँ वो कर लेगा, बहुत अच्छा बंदा है. After I think 6 or 7 months, I got to know the person has left the company. When we had a word with the leader, the person ने नहीं यार वो यहाँ का environment में काम नहीं कर पाया. Now generate करना business generate कर पाया. क्योंकि the thing is like a company is giving you money on the basis of your skills. They are expecting something in terms of business. 1 महीना 2 महीना ऑब्वियसली 3 महीना देते हैं, चलो चेक करो कि whether the person is able to generate business or not. But after a certain period of time, company needs something back also from you. It will not be on the basis of verbal basis कि हाँ वो आ रहा है या आने वाला है. Company prefer to have another person rather than who can bring the business, rather than the person who will only talk about the business. तो वो दोनों चीजें रहती हैं साथ में. देर आर सम टाइम लाइक कि एचआर को भी अच्छा लगा, ऑपरेशंस को भी अच्छा लगा, बट व्हेन द पर्सन एक्चुअली ऑनबोर्डेड and when he see the environment or when he enter into the environment, he won't be able to sustain. So that thing happened in most of the companies, because no one will come up with a point कि हाँ यार ये तो करके ही जाएगा, like business लेके ही जाएगा, या the person is coming up with a tagline कि हाँ I will spend around more than 5 years in the company, या I will give you 3 महीने के बाद से ही मैं आपको बिजनेस देना शुरू कर दूंगा. वो चीज रहती है फंक्शन टू फंक्शन. चाहे मैं बात करूँ वेदर इज रिलेटेड टू स्ट्रेटजी कंसल्टिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग, दिस थिंग विल वर्क, आई मीन विल बी प्रेजेंट. I hope I answer the question. Yeah, absolutely, absolutely. Thanks for input here. I wanted to know about this from an HR perspective. क्या रहता है उनके मन में? Which I guess we all sail in the same Yeah. boat. Right. क्योंकि पोटेंशियल बेस्ड हायरिंग में रहता है कि हाँ पर्सन वी कैन सी द पोटेंशियल इन दैट पर्सन एंड ही कैन डिलीवर दैट थिंग. तो दैट्स द रीजन पीपल, आई मीन कंपनीज हायर पीपल कि हाँ यार ये बंदा को हमें हायर करना चाहिए, rather than the person is good, rather than someone else hire him, we should hire the person rather than wasting time कि चलो जब पोजीशन होगी ओपन तब हम हायर करेंगे. Let's have the person on board and get the position and bring the business. Right. Thank you for that, Bayan. That was like truly insightful यार. क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को आइडिया इन चीज़ों का कभी, मेरे को लगता है कभी हो नहीं सकता. और उसका रीज़न ये है कि अगेन इट्स अबाउट बीइंग इन दैट टीम, बीइंग इन दैट सर्कल, राइट. और बिकॉज हम लोग हमेशा से टेबल के एक दूसरे साइड पे रहते हैं, हम लोग कभी एचआर वाले साइड पे होते नहीं है, तो इसलिए मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, इन चीज़ों की कोई भी जानकारी नहीं होती है. तो या आई मीन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है आज एक तरह से आंसर हो गई, क्योंकि बहुत समय से ना बहुत सारे सवाल माइंड में थे. इनफैक्ट मैं सही बताऊं तो मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं, एंड आई नो वी आर लाइक एट द टॉप ऑफ द आवर फॉर द स्केड्यूल्ड टाइम दैट वी हैव फॉर टुडे.
बट मुझे लगता है कि शायद उन सवालों के लिए ना वी माइट जस्ट हैव टू डू अनदर episode also. Right, Of because course. I have more questions, especially around mental health, mental wellness. That's a topic I wanted to tap into with you. मैं चाहता था कि उस पे भी हम थोड़ा सा और शायद आज बात कर पाते. But I will keep all these questions of mine for the next round, for the next episode that we'll do in the near future for sure. So uh, उसके लिए डेफिनेटली हम लोग थोड़ा और समय निकालेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एंड उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशंस में ना एचआर ही काम कर रहा होता है. बिकॉज जितना कम्युनिकेशन कंपनी वाइड जाता है, जितनी भी मैसेजिंग जाती है, तो एचआर्स के थ्रू वो जाती है. एचआर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एचआर उसमें पूरा अपना एफर्ट लगाते हैं टू फाइंड द राइट पीपल, जो who can host such events uh, for mental wellness, mental health at office, at workplace. And then I had some questions around a serious topic as well. Again, another serious topic, that is posh, posh policies, and कैसे उसको HR teams deal करती हैं corporate में, because what kind of weirdos sometimes we have in the company. तो हाउ हार्ड इट इज, कि कितना मुश्किल रहता है एचआर के लिए उन सिचुएशंस को डील करना, व्हेन कोई ऐसा पॉश वाला केस आ गया, कुछ ऐसी चीज आ गई, तो कैसे उसको एचआर कैसे डील करते हैं, एचआर के क्या चैलेंजेस उनके सामने रहते हैं, उनको किन ग्राउंड्स पे काम करना पड़ता है. तो आई एक्चुअली हैड ऑल दीज क्वेश्चंस एज वेल. सो समय का, मैं बस अब आई वांट टू से टू द ऑडियंस नाउ कि समय के इस बेसिकली क्रंच की वजह से, इस अभाव की वजह से, I'm sorry, I'm not able to ask all these questions today, but I am keeping all these questions aside because मुझे लगता है ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये सवाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ये पूछे जाने चाहिए. और एक एक एचआर प्रोफेशनल का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको मिलेगा, मुझे लगता है कि वो समझना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन 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 द फॉर द पीपल हु आर इन टू कॉर्पोरेट. जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, उनके लिए वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो मैं बस ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि स्टे ट्यून्ड, एंड डेफिनेटली वी आर गोना, हम लोग फिर से मयंक को रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से पकड़ेंगे मयंक को, कि वो हमें थोड़ा सा और एडिशनल समय दें, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम हमें दें, और इन कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स पे हमारे साथ समय बिताएं, हमारे साथ एक और ऐसे ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल एपिसोड में हमारे साथ में वो जुड़ें. तो इसके लिए मैं कहूँगा, और हाँ, आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग शेयर करेंगे वो सोशल लिंक्स, जिनके थ्रू यू कैन रीच आउट टू मयंक. यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस जो भी आपके मन में है, जो कि आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, रिलेटेड टू a career, if you want to take recruitment as a career. So you can always reach out to Mayank through these social handles, especially LinkedIn. He's very much active on LinkedIn. And besides it, then I will also try and share his other social media profiles, like his Insta profile and the special movie reviewing profile with you, so that you get to be in touch with him, you get that chance to connect with him and ask all your questions that you have, like straight away, straightforward. सो Thank you, Deep. दोस्तों, इसी के साथ मैं बस यही कहना चाहता हूँ एंड में, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ और आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द हैप्पीनेस एंड गुडनेस इन दैट. एंड बस बेहतर रहिए, बेहतर बनिए और कुछ बेहतर कीजिए. यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है और आप सब लोगों के लिए विश भी है. सो इसी के साथ आज का रैड का एपिसोड, ये पॉडकास्ट हम लोग एंड कर रहे हैं. और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप हमेशा कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं. आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू बी अ गेस्ट ऑन द रैट शो, सो यू ऑलरेडी नो दैट हाउ यू कैन डू दैट. नीचे आपको टिकर में इंफॉर्मेशन भी दिख रहा होगा. सो यस, फॉलो दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन द टिकर बिलो, एंड यू कैन गेट इन टच विद अस. वी वुड लव टू टॉक टू यू. हमें बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करने में, आपके साथ जुड़ने में और आपके एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर करने में. So with that, Mayank, Thank I you. really want to thank you. Thank you so much for giving us time today. And
I hope that we get to connect once again and do much more together. Thank you for having me. Thank you. Bye.